एंड हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैकेनिकल वाइटमिन। आज हम बात करेंगे मैनेजमेंट प्रिंसिपल। एमसीक्यू के मैराथन लेंगे, ठीक है। उसमें एमसीक्यू में मैक्सिमम टॉपिक्स कवर हो जाएंगे आपके साथ में। दिस आइडिया वाज ऑफ राहुल फ्रॉम असम एंड थैंक यू सो मच। उन्होंने ये आइडिया दिया। सो एमसीक्यू में लेकर के आ गया हूँ 100+। इट इज़ अराउंड 130 क्वेश्चन। रेस्ट जो क्वेश्चंस रहेंगे वो मैं कल लेकर के आऊँगा, दैट इज़ डेफिनेट। साथ में कुछ बातें मैं बता दूं, पीडीएफ वगैरह मैं शेयर इसलिए नहीं कर रहा हूँ इन सब का, क्योंकि आपकी रिलायबिलिटी उस पर बढ़ जाती है। सो अगर एक बार आपकी रिलायबिलिटी अगर इस चीज़ों पर बढ़ जाएगी सो यू वोंट बी वर्किंग हार्ड। आप फिर शॉर्टकट, आपका दिमाग फिर शॉर्टकट ढूंढेगा। लेकिन अगर फिर भी आप चाहते हो कि हाँ नहीं, पीडीएफ चाहिए, सो मैं ये वाला तो कम से कम आप लोगों को प्रोवाइड कर सकता हूँ। बट क्योंकि मैंने इसमें कहीं पर आंसर्स नहीं लिखे हुए हैं, सो इट विल बी रियली रियली डिफिकल्ट फॉर यू टू अंडरस्टैंड कि इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा। सो बेशक अगर आप लोग, क्योंकि ये वीडियो रिकॉर्डेड है, सो बेस्ट ऑप्शन क्या रहेगा, आप इसको 2x में देख लीजिए ताकि आपका समय बच सके और आप इसको बढ़िया तरीके से समझ भी सके। मतलब उतने स्पीड पर देखिए जितने स्पीड पर आप समझ सकते हो। सो विदाउट वेस्टिंग एनी ऑफ योर टाइम, एक बात और मैं बता दूं आगे बढ़ने के पहले। कुछ क्वेश्चंस इसमें ऐसे मिलेंगे जो आप पहले डील कर चुके होंगे, जो मेरे एमसीक्यू वाला जो पोर्शन थोड़ा बहुत मैंने जो मैनेजमेंट प्रिंसिपल के वक्त में लिया था। कुछ पोर्शन इसमें, कुछ 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 क्या मतलब मैक्सिमम जो इसमें क्वेश्चन रहेंगे दैट वुड बी न्यू टू यू। एंड even though if you haven't completed the management principal subject, there will be few questions that you can do very easily. So without wasting any of your time, let's begin. The first question: who is known as father of scientific management? Now, अब फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट के लिए आपको पता होना चाहिए कि फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट कौन, किन को कहा जाता है। फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, ये क्वेश्चन मैं पहले भी डील कर चुका हूँ। सो अभी भी अगर जिन लोगों को डाउट है तो मैं उनका कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। चलिए, तो फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, द करेक्ट आंसर विल बी एफ डब्ल्यू टेलर। एफ डब्ल्यू टेलर। टेलर ने दिया था, टेलर ने दिया था सिद्धांत कौन सा आपका, किसका, उनको कहा जाता है साइंटिफिक मैनेजमेंट की टेक्निक का, ठीक है। मैं एक्सप्लेनेशन वहाँ करूँगा जहाँ पर एक्सप्लेनेशन नीडेड होगा, अदरवाइज आई वोंट बी एक्सप्लेनिंग, क्योंकि आई नो योर टाइम इज़ वेरी क्रूशियल। नेक्स्ट क्वेश्चन: विच ऑफ द फॉलोइंग फेयर्स प्रिंसिपल। अब देखिए किसकी बात हो रही है, फेयर्स प्रिंसिपल की बात हो रही है। फेयर्स प्रिंसिपल पहले लेक्चर में डील हुआ था, पहले या दूसरे आई थिंक सो, जहाँ पर 14 प्रिंसिपल्स जो फेयर्स ने बताए थे उसके बारे में बात हुई थी। सो फेयोल के जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है, इट इज अगेंस्ट द कॉन्सेप्ट ऑफ फंक्शनल फोरमैनशिप। फंक्शनल फोरमैनशिप के खिलाफ है। सो फंक्शनल फोरमैनशिप किस चीज़ के खिलाफ है, अब देखिएगा, अगेंस्ट द कॉन्सेप्ट ऑफ फंक्शनल फोरमैनशिप। ये फंक्शनल फोरमैनशिप क्या होता है, एंड द करेक्ट आंसर विल बी, पहले क्वेश्चन को वापस से पढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फेयोल्स प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट इज अगेंस्ट द कॉन्सेप्ट ऑफ फंक्शनल फोरमैनशिप। तो अभी तक आप लोगों ने फंक्शनल फोरमैनशिप का मतलब तो आप जानते नहीं होंगे, क्योंकि अभी तक मैंने इसको डील भी नहीं किया अपने लेक्चर में, एंड इट इज़ न्यू टू यू, सो आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन। देखिए, फंक्शनल फोरमैनशिप कुछ होता नहीं है। फंक्शनल फोरमैनशिप में क्या होता है, एक पर्टिकुलर एम्प्लॉय, अभी बेसिक लैंग्वेज में समझिए, अभी डिटेल में नहीं घुसेंगे। एक एम्प्लॉय के पास अगर मैं ऑप्शन रख दूं कि तुमको यहाँ पर भी रिपोर्ट करना है, पर्सन ए पर भी रिपोर्ट करना है, पर्सन बी पर भी रिपोर्ट करना है, पर्सन सी को भी रिपोर्ट करना है, 3 जगह पर आपको रिपोर्ट करना है, तो दिस वर्कर, दिस पर्टिकुलर पर्सन इज गोइंग टू गेट कन्फ्यूज्ड। वो कन्फ्यूज हो जाएगा, ठीक है। अब जब ये कन्फ्यूज हो जाएगा, इसकी वजह से क्या होगा, इसकी वजह से ये वर्क ढंग से नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि अगर रिपोर्ट यहाँ से करना है तो कमांड भी यहाँ से लेना होगा, कमांड भी यहाँ से लेना होगा, कमांड भी यहाँ से लेना होगा। सो मल्टीपल इंस्ट्रक्शन की वजह से दिस पर्टिकुलर पर्सन इज गोइंग टू गेट कन्फ्यूज, एंड दिस इज व्हाट इज कॉल्ड इज फंक्शनल फोरमैनशिप, ठीक है। सो किसके अगेंस्ट था, फंक्शनल फोरमैनशिप। फेयोल्स का एक प्रिंसिपल फंक्शनल फोरमैनशिप के अगेंस्ट था, एंड वो कौन सा प्रिंसिपल था, दैट प्रिंसिपल इज यूनिटी ऑफ कमांड। यूनिटी ऑफ कमांड, यूनिटी ऑफ कमांड मतलब, यूनिटी ऑफ कमांड मतलब जहाँ से काम करने के लिए डायरेक्शन आ रही है और जहाँ पर आपको रिपोर्ट करना है, दैट इज द कमांड सेंटर विल बी सेम। अगर आर्मी के केस में ये ऐसा हो जाए, सॉरी फॉर द एक्सटर्नल डिस्टर्बेंस, अगर आर्मी के केसेस में ये ऐसा हो जाए कि आर्मी को 3-4 जगह पर रिपोर्ट करना है या और 3-4 जगह से कमांड लेना है, तो वो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो सकती है। इसकी वजह से बेस्ट क्या है, यूनिटी ऑफ कमांड शुड बी एट सेंटर इटसेल्फ, एट वन प्लेस इटसेल्फ।
An organization structure is effective if it enables individual to contribute to the objective of the enterprise. Contribute to the objective of enterprise, this is known as. अब देखिए ये क्वेश्चन अगर आप नहीं भी पढ़े हैं ना, नहीं भी पढ़े हैं, कभी आप जानते भी नहीं है इसके बारे में, तभी ये क्वेश्चन आप आसानी के साथ सॉल्व कर सकते हैं. ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर ये इफेक्टिव कब रहेगा? जब इंडिविजुअल को कंट्रीब्यूट करने को मिले ऑब्जेक्टिव के लिए जो कि एंटरप्राइज के लिए सही हो. ऐसी कौन सी चीज़ है? ऑब्जेक्टिव मतलब ये आपकी कंपनी है, आपकी कंपनी अभी यहाँ पर है, आपकी कंपनी को यहाँ पर पहुँचना है. सो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? इसके लिए करना पड़ेगा कि हर एक जो भी पर्सन आपको आइडिया दे रहा है, आप उसकी आइडियाज़ को नज़रअंदाज ना करें, आप उसकी आइडियाज़ को सुने एंड यू प्रोसीड कि किस तरीके से अपने गोल को अचीव किया जा सकता है. सो मतलब क्या हो गया कि उस पर्टिकुलर इंडिविजुअल को एनेबल्स इंडिविजुअल, दैट पर्टिकुलर इंडिविजुअल के पास एक क्लियर कट चीज़ है कि उसे इस कंपनी को इस पर्टिकुलर पोजीशन पे पहुंचाना है. इट मीन्स द ऑब्जेक्टिव ऑफ द एम्प्लॉय, ऑफ द मैनेजर, ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन इन द कंपनी, सबका ऑब्जेक्टिव एक सेम है कि वो कंपनी को कहाँ पहुँचाए, इस मुकाम पर पहुँचाए. दैट इज यूनिटी ऑफ ऑब्जेक्टिव. यूनिटी ऑफ ऑब्जेक्टिव. सो द करेक्ट आंसर विल बी यूनिटी ऑफ ऑब्जेक्टिव. नेक्स्ट, दिस इज असर्शन रीजन. देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि असर्शन रीजनिंग आ सकती है, सो आई एम नॉट गोइंग टू लीव इट. सो अकॉर्डिंग टू टेलर, वन बेस्ट वे इन डूइंग one best way of doing each task leads to increase in productivity in an organization. It was the management responsibility alone to find out the one best way. The question is, according to Taylor, one best way of doing each task leads to increase in productivity in an organization. एक पर्सन एक टास्क करे, इससे क्या होगा? इससे प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी. मतलब क्या हो गया? मान लीजिए आपको केवल एक काम दिया गया कि पढ़ाई करनी है, सो आप उसको बेहतरीन तरीके से कर पाएंगे. अभी आपके पास अगर 50 काम आ जाए कि सफाई भी करनी है, शॉपिंग भी करनी है, जॉब भी करनी है, अलग अलग और काम करने हैं, घर वालों का भी ध्यान रखना है, तो इसकी वजह से क्या है? आपके पास फोकस कहाँ पर रहेगा? आपका फोकस फिर रहेगा कि ऑब्जेक्टिव को कैसे अचीव किया जा सके. सो आपकी प्रोडक्टिविटी जो रहेगी दैट वुड गेट रिड्यूस्ड. ठीक है. सो इससे क्या होगा? इससे फ़ायदा कुछ होगा नहीं. सो इट मीन्स कि हाँ, ये स्टेटमेंट सही है कि भले टेलर, आप नहीं जानते कि टेलर ने क्या कहा क्या नहीं कहा, बट हाँ, अगर आप ये देखें, वन बेस्ट वे ऑफ डूइंग ईच टास्क लीड्स टू इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी, इससे प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी. यस, प्रोडक्टिविटी विल गेट इंक्रीज. बट नेक्स्ट देखिए, इट वॉज द मैनेजमेंट रेस्पॉन्सिबिलिटी अलोन. इट वॉज द मैनेजमेंट रेस्पॉन्सिबिलिटी अलोन. आपकी कोई भी कंपनी है, जो भी कंपनी है, लेट अस सपोज आप उस कंपनी के मैनेजर हैं, तो केवल क्या वो आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी कि आप अपनी कंपनी को एक पर्टिकुलर गोल तक ले करके जाए? नहीं ना. आप किसके बारे में सोचोगे कि बाकी जो एम्प्लॉयज़ रहे उनका भी कंट्रीब्यूशन होना चाहिए, उनकी भी बात आप सुने कि किस तरीके से कंपनी में सुधार किया जा सकता है, किस तरीके से चीज़ों को इम्प्रूव किया जा सकता है, जिसकी वजह से कंपनी को फ़ायदा पहुँचे. सो इट वॉज द मैनेजमेंट रेस्पॉन्सिबिलिटी अलोन. नो, इट इज़न्ट. केवल मैनेजमेंट की जिम्मेदारी नहीं होती है कि एक बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशन फाइंड किया जाए. जब तक आप वर्कर से इंटरेक्ट नहीं करेंगे, वर्कर की बात नहीं सुनेंगे, तो वर्कर ही तो बताएगा कि कौन सा बढ़िया तरीका हो सकता है. सो असर्शन रीजन का यही रहता है कि अगर रीजनिंग रॉन्ग है तो क्या होगा कि देखिए, इन दोनों में रीजनिंग करेक्ट है, इस केस में इनकरेक्ट है. सो आंसर विल बी सी. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन. इट इज डिफाइंड as the framework within which managerial and operational tasks are performed. Identify it. Framework within which managerial and operational task is performed. दो टास्क हैं यहाँ पर. पहला है मैनेजेरियल टास्क, दूसरा है ऑपरेशनल टास्क. ये कहाँ पर परफॉर्म किए जाते हैं? ये किस स्ट्रक्चर में? स्पैन ऑफ मैनेजमेंट. स्पैन मतलब जो आधिकारिक क्षेत्र है मैनेजर का,
ये होता है स्पैन ऑफ मैनेजमेंट, कितना दूर तक जा सकता है, दिस इज स्पैन ऑफ मैनेजमेंट। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में पहले कौन सा, मैनेजर, देन वर्कर्स, देन कुछ और टास्क एंड ऑल ये सब रहता है। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन मोर देन वन ऑफ द अबव। सो करेक्ट आंसर विल बी मैनेजरियल एंड ऑपरेशन टास्क है। मैनेजमेंट के बारे में नहीं बताया कि मैनेजमेंट का ये दायरा है, बताया क्या गया, एक टास्क मैनेजेरियल टास्क है, दूसरा टास्क आपका ऑपरेशनल टास्क है। ये दोनों के दोनों किसके अंडर में आएंगे, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के अंदर में आएंगे, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन से संबंधित है तो क्या होगा, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में रहेंगे ये दोनों के दोनों टास्क, क्योंकि दोनों टास्क डिफरेंट है, एक टास्क नहीं है, दोनों टास्क डिफरेंट है। ओके, जॉब क्लासिफिकेशन सच एज सीईओ, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर आर एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग, विद विच ऑफ द फॉलोइंग। सो ऑब्वियस सी बात है, ये क्या है, सीईओ, प्रेसिडेंट, मैंने इस पहले लेक्चर में बताया था कि मिडिल लेवल, टॉप लेवल और फर्स्ट लेवल क्या होता है, तो अब मैं वापस से रिपीट नहीं करूंगा। इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर ऑब्वियस सी बात क्या होगा, टॉप मैनेजर। टॉप मैनेजर में ही कम लोग रहते हैं लेकिन वही डिसीजन मेकिंग रहती है, मेन डिसीजन जो मेक करेगा वो टॉप लेवल के करेंगे। सो सीईओ, प्रेसिडेंट ये सब आ जाते हैं उसके अंडर में, टॉप मैनेजर्स के अंदर में। विच वन ऑफ द फॉलोइंग principle of management states that for a group activity having the same objective there should be one head one plan, one head one plan। तो मतलब क्या हो गया, देखिए वापस से पढ़िए इस क्वेश्चन को, मैं इतना स्लो स्टेप पढ़ा रहा हूँ ताकि आप लोग के कॉन्सेप्ट भी बिल्डअप होते जाए, वरना मैं बस ए बी सी करके मार्क करके आगे बढ़ जाऊंगा, कोई से फिर आपको समझ में आएगा भी नहीं उससे, ठीक है। So, which one of the following principles of management states that for a group activity having the same objective, there should be one head, one plan? अब इस क्वेश्चन को नहीं भी पढ़ें तब भी खुद बेसिक तरीके से सोच करके देखिए। ग्रुप एक्टिविटी है, मतलब लेट अस सपोज एक चोर है, ठीक है, इस चोर को पकड़ने के लिए एक पूरा थाने के जितने भी कर्मचारी हैं, कांस्टेबल हैं, पुलिस हैं, इंस्पेक्टर्स हैं, ये सारे लोग इस चोर के पीछे भागना शुरू कर रहे हैं, ठीक है, कि इस चोर को पकड़ना है। हैविंग द सेम ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव क्या है, इस चोर को पकड़ना। देयर शुड बी वन हेड वन प्लान, मतलब अब अगर ये पुलिस वाला कहता है कि चोर को यहाँ से ले जाएंगे, यहाँ से पकड़ लेंगे, ये कहता है कि इस बाजार में छुपा होगा, ये कहता है एनकाउंटर कर दें, ये कहेगा कुछ और कर दें, सो इसकी वजह से क्या होगा, इसकी वजह से कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा क्रिएट हो जाएगी, ऑब्वियस सी बात है। सो ये ना होने के लिए, ठीक है, एक दिमाग चले और एक प्लान रहे, सबका पूरा सर्वसम्मति हो, सब लोग एक ही तरीके से सोचें और एक ही प्लान रहे, उस प्लान को परफेक्ट तरीके से इम्प्लीमेंट किया जाए ताकि चोर पकड़ा जा सके। ऐसे ही आप इमेजिन करके इस सिचुएशन में रख करके आप चीज़ें समझ सकते हैं। सो मतलब क्या है, अब देखिए ऑप्शन देखिए, यूनिटी ऑफ कमांड, डिवीजन ऑफ वर्क, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, सेंट्रलाइजेशन। यूनिटी ऑफ कमांड में क्या होगा, यूनिटी ऑफ कमांड मतलब मैंने कह दिया यही होना चाहिए, दैट इज यूनिटी ऑफ कमांड। डिवीजन ऑफ वर्क में क्या होगा कि वर्क को डिवाइड कर दिया जाएगा। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन जो है, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, एक डायरेक्शन दिया जाए कि हाँ दिस इज द प्लान एंड दिस इज गोइंग टू बी इम्प्लीमेंटेड, ऐसे करके इम्प्लीमेंट करना है। सो यूनिटी ऑफ डायरेक्शन विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस। अब कुछ लोग कहेंगे सर डिवीजन ऑफ वर्क में चोर बहुत आसानी के साथ पकड़ा जाएगा, कोई बोलेगा अपने खबरी से बात करो, कोई बोलेगा अपने खबरी से बात करो, ऐसे करके अगर इसी पर्टिकुलर सिचुएशन के बारे में सोचोगे तो फिर नहीं समझ पाओगे चीज़ें, ठीक है। आपको एक मैनेजर की तरह सोचना है, ये तो मैंने आपके बहुत लो लेवल पे, जैसे कि किसी बच्चे को जैसे समझ में आ सके मैंने उस तरीके से बताने की कोशिश की है। सो दिस इज़ नॉट गोइंग टू वर्क फॉर मैनेजमेंट ऑल्सो, कि आप इस तरीके से सोचना शुरू करें और पूरा मैनेजमेंट समझ जाएंगे। सो डिवीजन ऑफ वर्क नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है अगर आप इस सिचुएशन में भी रखेंगे तो क्या होगा कि ये पुलिस अपने तरीके से काम करेगी, ये पुलिस अपने तरीके से काम करेगा, लेकिन इसमें भी क्या होगा, एक हेड होगा, वो इस पुलिस को डायरेक्ट करेगा, इट विल गेट केओटिक। सो देयर वोंट बी वन हेड। यूनिटी ऑफ कमांड में डिवीजन ऑफ वर्क में वन हेड वन प्लान नहीं रहेगा, प्लान विल गेट डिवाइडेड, ठीक है, और फिर उसको इम्प्लीमेंट करने की टेक्निक्स भी अलग अलग आ जाएंगी डिपेंडिंग अपॉन द ऑब्जेक्टिव। सो इट विल बी यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, ठीक है। और ये किसने दिया था स्टेटमेंट, ये पूरा का पूरा किसका था, हेनरी फेयोल का ही था, ओके।
नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ दीज इज डिफाइंड एज अ सोशल सिस्टम ऑफ पीपल हु आर स्ट्रक्चर्ड एंड मैनेज टू मीट सम गोल, हु आर स्ट्रक्चर्ड एंड मैनेज टू मीट सम गोल। ठीक है, देखिए हु आर स्ट्रक्चर्ड एक तरीके से है, साथ में क्या एक पर्टिकुलर गोल को अचीव कर सकते हैं। कौन सा होगा? सोशल सिस्टम। क्या सोशल सिस्टम में होता है? आप अपने कॉलोनी में देखिए, क्या सब लोग आपकी तरक्की के लिए हाथ बटा रहे हैं आपका? नहीं ना। क्या सब लोग आपके जॉब के लिए पढ़ाई कर रहे हैं, आपको रिसोर्सेज प्रोवाइड कर रहे हैं? नहीं ना। सो सोशल सिस्टम इज़ नॉट सच काइंड ऑफ थिंग जहाँ पर एक स्ट्रक्चर हो और मैनेज किया जा सके आसानी को सोसाइटी में। कोई कुछ काम कर रहा होगा, कोई कुछ काम कर रहा होगा। ओपन सिस्टम में क्या होगा? कोई कभी आ रहा है, कोई कभी जा रहा है। इसको प्रोसेस, क्या प्रोसेस होगा? नहीं, प्रोसेस नहीं होगा। क्यों? क्योंकि किसके बारे में बात हो रही है? सोशल सिस्टम। एज अ सोशल सिस्टम ऑफ पीपल हु आर स्ट्रक्चर्ड, हु आर स्ट्रक्चर्ड, एक तरीके से उन लोगों को बांधा गया है। प्रोसेस होगा? नहीं, प्रोसेस नहीं होगा। करेक्ट आंसर विल बी ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन में ही एक पर्टिकुलर प्रतिबद्ध तरीके से, जैसे आप बचपन में प्रेयर करते थे, एक लाइन बाय लाइन बच्चों को खड़ा किया जाता था, वैसे ही एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर्ड वे में, ताकि एक कुछ गोल्स को अचीव किया जा सके। सो द करेक्ट आंसर विल बी ऑर्गेनाइजेशन। ओके, द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ऑपरेशन मैनेजर includes planning, organizing, staffing, leading and controlling, designing and operating, planning, organizing, staffing, procuring and reviewing, forecasting, designing, planning, organizing and controlling। किसकी बात हो रही है? ध्यान से देखिए, किसकी बात हो रही है? ऑपरेशन मैनेजर की बात हो रही है। ऑपरेशन मैनेजर मतलब जो ऑपरेशन करता हो, ऑब्वियस सी बात है। ऑपरेशन कैसा ऑपरेशन? कोई सा भी ऑपरेशन हो गया, ये मेडिकल वाला ऑपरेशन नहीं कि आपका कोई टास्क है उसमें पेन की निब बनानी, वापस से पेन वाला एग्जांपल लेते हैं। कौन कौन सी उसमें ऑपरेशंस होंगे, डिफरेंट टाइप के प्रोसेस लगेंगे, उसको जो डील करता है उसमें कौन कौन सी चीज़ें आ जाएंगी। पहली चीज़ देखिए, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, लीडिंग। प्लान करना, ऑर्गेनाइज करना, कौन कौन लोग उसमें काम करेंगे, स्टाफ लेना मतलब पूरा का पूरा बिल्डअप कर लेना, लीड करना और बाद में कंट्रोल कर लेना पैरामीटर को। दिस मे बी करेक्ट आंसर। अभी मे बी मैं कह रहा हूं। डिजाइनिंग एंड ऑपरेटिंग, डिजाइनिंग एंड ऑपरेटिंग, ठीक है। डिजाइन और ऑपरेट करना ही केवल ऑपरेशन मैनेजर का काम होगा। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, प्रोक्योरिंग एंड रिव्यूइंग, ठीक है। नेक्स्ट फोरकास्टिंग, डिजाइनिंग, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड कंट्रोलिंग। अब देखिए फोरकास्टिंग मतलब क्या होता है? फोरकास्टिंग में हम लोग फोरकास्ट करते हैं, जैसे वेदर फोरकास्ट करते हैं ना कि कल क्या होगा, परसों क्या होगा, किस तरीके का तापमान रहेगा, ये सब। तो फोरकास्टिंग इन अ पर्टिकुलर इंडस्ट्री होता है कि कितनी डिमांड आने के चांसेस हैं एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल के बाद। डिमांड, सप्लाई, यही सब चीज़ें चलती हैं। सो फोरकास्टिंग ऑपरेशन से संबंधित नहीं होगा। सो दिस वोंट बी योर करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, प्रोक्योरिंग एंड रिव्यूइंग। प्रोक्योरिंग मतलब क्या होता है? प्रोक्योर करना, हासिल करना, पाना। किस चीज़ को पाना? जो पर्टिकुलर मटेरियल है या कुछ है या कुछ है, उन सब चीज़ों को हासिल करने की प्रोसेस है। उसके बाद रिव्यू करना कि कैसा क्या है, क्या नहीं हुआ, किस तरीके से क्या नहीं हुआ। सो दिस इज नॉट गोइंग टू बी ऑफ ऑपरेशन मैनेजर का काम नहीं रहेगा। ऑपरेशन मैनेजर केवल और केवल भैया जो काम है उसको पर्टिकुलर तरीके से देखना ताकि इसी तरीके के प्रोडक्ट बन पाए। तो डिजाइनिंग एंड ऑपरेटिंग हो सकता है? नहीं, डिजाइनिंग एंड ऑपरेटिंग नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि डिजाइन पहले से बन करके आता है ऑपरेशन मैनेजर के पास। सो दिस वोंट बी करेक्ट आंसर। सो द करेक्ट आंसर विल बी 1, जहाँ पर प्लानिंग रहेगा, ऑर्गेनाइजिंग रहेगा, इस पर्टिकुलर टास्क के लिए कितने लोगों की रिक्वायरमेंट है उनको लीड करना और बाद में उनको कंट्रोल करना। कंट्रोल करना मतलब कोई, अब आप समझ जाइए, मनमुटाव ना हो, एनवायरनमेंट सही रहे, चीज़ें सही रहे, मशीन ढंग से काम करती रहे, दैट ऑल कम्स अंडर इनटू कंट्रोलिंग पार्ट। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स द प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी। ठीक है, अब ये क्वेश्चन मैं डील कर चुका हूँ पहले भी लेक्चर में, मुझे पता है। सो अब देखिए किसके, साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी। साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी किसका था? वापस से साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी किसका था? साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी आपका किसका था? हेनरी फ्योल का था, ठीक है। सो साइंस नॉट रूल ऑफ थम, हार्मोनी, कोऑपरेशन,
एंड पर्सनल एफिशिएंसी लेवल, एंड पर्सनल एफिशिएंसी लेवल। अब देखिए ये क्वेश्चन मैं पहले से करवा चुका हूँ, सो आई एम नॉट गोइंग टू आंसर इट रियली। अगर आप लोग ने मेरे लेक्चर्स देखे हैं या आप लोगों को थोड़ा सा भी आइडिया, सो आप ऊपर देख सकते हैं द स्लाइड इज 11, सो राइट 11th विच ऑप्शन, दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी एंड दिस इज डी। अगर आप लोग देखे होंगे तो आपको चीज़ें पता होंगी इनमें से कौन सा आंसर सही होगा आपका, ठीक है। नेक्स्ट, द एक्सटर्नल एनवायरमेंट factor that includes factors such as that have a less immediate effect on a business, such as the nation's rate of inflation or recession, unemployment rate or standard of living is, ठीक है, कौन सा फैक्टर है, ठीक है। देखिए एक्सटर्नल एनवायरमेंट फैक्टर दैट इंक्लूड्स factors that have a less immediate effect on a business, factors that have a less immediate effect on a business such as nation's rate of inflation, recession, unemployment rate, standard of living को कौन सा फैक्टर कहते हैं, ठीक है। अब देखिए ये थोड़ा सा आप लोग को थोड़ा सा अजीब लग सकता है क्वेश्चन, क्योंकि आप लोगों ने कभी सुना नहीं है, बट दिस इज समहाउ रिलेटेड विथ योर इकोनॉमी ऑल्सो, ठीक है। अब देखिए जैसे कि इसमें क्या बोला, लेस इमीडिएट इफेक्ट, तुरंत इफेक्ट नहीं होगा कि सरकार गिर रही है, सरकार चल रही है, कौन कौन से पॉलिसीज इंप्लीमेंट हुए हैं, जीडीपी पर क्या असर पड़ रहा है, पर कैपिटा पर क्या हो रहा है, सो इन सब चीज़ों से फर्क उतना नहीं पड़ेगा, ठीक है। दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज, ठीक है, व्हाट इज कॉल्ड एज योर द एक्सटर्नल एनवायरमेंट फैक्टर, द एक्सटर्नल एनवायरमेंट फैक्टर। अब अगर एक्सटर्नल एनवायरमेंट फैक्टर है जिसको फ़र्क नहीं पड़ेगा आपके स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग से, देश में क्या हो रहा है, इन सब चीज़ों से जब फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो क्या वो डायरेक्ट इकॉनमी के पार्ट होंगे? नहीं, डायरेक्ट इकॉनमी के पार्ट वो नहीं होंगे। अगर डायरेक्ट इकॉनमी के पार्ट होते तो क्या होता है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग पे असर हो रहा होता तो डायरेक्ट इकॉनमी कम हो जाती, अनएम्प्लॉयमेंट रेट घट या बढ़ रहा होता, डायरेक्ट इकॉनमी बढ़ या घट सकती थी। सो दिस वोंट बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, पॉलिटिकल, जब पहले से बता दिया गया उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा किससे, नेशंस रेट ऑफ इन्फ्लेशन या रिसेशन से, तो पॉलिटिकल होगा कि नहीं होगा, नहीं होगा, क्योंकि दिस इज रिलेटेड विथ योर नेशन, ठीक है। इनडायरेक्ट इकोनॉमी विल बी द करेक्ट आंसर, सोशियोलॉजिकल नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि सोशियोलॉजिकल में क्या, सोसाइटी है, और सोसाइटी अगर सोसाइटी में नंबर ऑफ पीपल हु आर अनएम्प्लॉयड इज़ वेरी वेरी हाई, अगर उतने लोग ज़्यादा हैं, सो इट मीन्स क्या होगा, इट मीन्स ये होगा कि वहाँ पर जो आपके रिसोर्सेज रहेंगे और साथ में जो वहाँ पर डिमांड्स रहेंगी, दैट कैन नॉट बी गेट फुलफिल्ड, ठीक है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। सो द करेक्ट आंसर विल बी इनडायरेक्ट इकॉनमी। अब इनडायरेक्ट इकॉनमी में एक्सटर्नल एनवायरनमेंट जो रहते हैं उससे फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। अब मैं सोशियोलॉजिकल फैक्टर का मैं बताऊंगा नहीं कि डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, कैरियर व्यू क्या है, पॉपुलेशन ग्रोथ रेट एंड ऑल ये सब डिस्कस नहीं करेंगे। Which of the options would be the ability of an organization to conceive of and implement its strategy? To conceive of and implement its strategy. Ability of an organization, किसके बाद में बात हो रही, ability of an organization to conceive, एक बार सोचना उसको, उसके बाद सोचने के बाद उसको इम्प्लीमेंट करना अपनी स्ट्रैटेजी को, इसको क्या कहते हैं, इसको कहेंगे स्ट्रेंथ कहेंगे। अब वीकनेस हो नहीं सकती, अपॉर्चुनिटी हो नहीं सकती, थ्रेट हो नहीं सकता, मतलब क्या, एबिलिटी। अरे भैया आपके अंदर में ये आया कि क्या आप तैयारी कर सकते हो, आपने पहले सोचा हाँ मैं कर सकता हूँ, आई थिंक इट इज़ पॉसिबल, उसके बाद आप उसको इंप्लीमेंट करने लगे, आप उसके पढ़ने शुरू कर दिए, आप उसके रिसोर्सेज ढूंढना शुरू कर दिए, सो ये आपकी स्ट्रेंथ डिनोट करेगी, ना कि वीकनेस डिनोट करेगी, ठीक है, रिप्रेजेंट क्या करेगी, स्ट्रेंथ को। सो जस्ट लाइक दैट मैनेजमेंट में भी क्या होगा, इट विल डिनोट योर स्ट्रेंथ और रिप्रेजेंट योर स्ट्रेंथ। डैश प्लान हैव क्लियरली डिफाइंड ऑब्जेक्टिव, ठीक है। अब कुछ भी नहीं पढ़ा है, मैनेजमेंट पढ़ा भी नहीं है, तभी ये क्वेश्चन बहुत आसानी के साथ कर सकते हैं। डिफाइंड ऑब्जेक्टिव, क्लियरली डिफाइंड ऑब्जेक्टिव, तो देखिए आप लोग CSIR का फॉर्म भरे एक पर्टिकुलर एग्जाम के लिए, नाउ इट इज़ यू, ये आप हैं, ये आप हैं, अब आपके सामने क्लियर ऑब्जेक्टिव है क्या, ये एग्ज़ाम, कोई और इधर उधर आप नहीं देख रहे हैं, कोई और इधर उधर आप नहीं देख रहे हैं, कहीं पर भी आप नहीं देख रहे हैं, आप बस देख रहे हैं CSIR को। सो ऐसे को क्या कहेंगे, देखिए बहुत ध्यान से, क्या इसको कहेंगे स्टैंडिंग, नहीं, स्टैंडिंग मतलब कुछ तरीके से मान लीजिए रुका हुआ, वैसा होता है स्टैंडिंग।
फ्लेक्सिबल कि अरे मिल जाएगी तो सही है, नहीं मिलेगी तो कोई और भी है, नहीं मिलेगी तो कोई और भी है, ऐसा तो है नहीं। क्या लिखा है? क्लियरली डिफाइंड ऑब्जेक्टिव, सो इट वोंट बी फ्लेक्सिबल। ठीक है। स्पेसिफिक, यस इट इज स्पेसिफिक प्लान, एक पर्टिकुलर प्लान, ये नहीं कि 72 चीज़ें आप फॉलो कर रहे हैं उसके बाद कंफ्यूज होते जा रहे हैं। इट विल बी, द करेक्ट आंसर विल बी स्पेसिफिक प्लान। डायरेक्शनल प्लान क्यों नहीं? डायरेक्शनल प्लान क्यों नहीं? क्योंकि डायरेक्शनल प्लान में आप अथॉरिटी किसी से ले रहे होते हो, मतलब समझ रहे हो? आप अथॉरिटी मतलब ऊपर से जब डायरेक्शन आएगा, जैसे मैनेजर क्योंकि मैनेजमेंट पढ़ रहे हो तो हमको बार बार वही मैनेजर वाला एग्जांपल लेना पड़ेगा। आप डायरेक्शन में क्या होता है कि कोई आपको बताए, मैनेज करे कि भैया कि आप ये चीज़ करोगे, आप ऐसा करोगे, आप वैसा करोगे। सजेशन नहीं है, कमांड है, दैट इज डायरेक्शन। ठीक है, सजेशन नहीं है, कमांड है। सो दैट इज योर डायरेक्शन, कि बता दे कोई, यू आर फॉलोइंग इट ब्लाइंडली, सो दैट इज योर डायरेक्शन। ठीक है। नेक्स्ट, अब बजट इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग प्लान। अब बजट इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग प्लान। अब देखिए बजट क्या होता है, किस आर्टिकल के अंदर में बजट आता है, राइट डाउन। कौन से आर्टिकल में बजट का प्रावधान है, राइट डाउन, कमेंट इट डाउन। करंट अफेयर्स, पॉलिटी। इस बार क्या आएगा, बजट नहीं, इस बार बजट नहीं आएगा, तो इस बार कौन सा बजट रिप्रेजेंट होगा, उसको क्या कहते हैं, इंटरिम बजट कहते हैं। ठीक है। तो ये सब चीज़ें रिलेट करेंगे तभी समझ में आएगा। बजट इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग प्लान, कौन से प्लान को कहेंगे। अब बजट मतलब ये नहीं हो गया आपका नेशनल बजट, जो कि पहले ब्रीफ केस में आता था, अब टैबलेट में आने लगा है, वो नहीं। हम लोग मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं, सो किसकी बात करें, मैनेजमेंट की। उसमें कोई ना कोई बिल डिसाइड होता है ना, कितना अमाउंट खर्च करेगा, कितना अमाउंट की इन्वेस्टमेंट चाहिए। जैसे 250 करोड़ बोल दिया गया, 250 करोड़ में ये गवर्नमेंट ने इन्वेस्ट किया, 1300 करोड़ गवर्नमेंट ने इन्वेस्ट किया, अरे तो वो भी क्या है, वो बजट का पोर्शन है। सो अब देखिए, स्ट्रैटेजिक प्लान, इनफॉर्मल प्लान, सिंगल यूज प्लान और स्टैंडिंग प्लान। अब इसके लिए कुछ इतना ज़्यादा दिमाग की ज़रूरत नहीं है। स्टैंडिंग प्लान में क्या होगा कि ये बहुत ज़्यादा डिटेल होता है, डिटेल्स रहते हैं। ठीक है। तो इसको बार बार इम्प्लीमेंट करना पड़ता है, इसको बार बार इम्प्लीमेंट करना पड़ता है। इट मीन्स स्टैंडिंग प्लान वहाँ पर इम्प्लीमेंट होगा जहाँ पर, जैसे पार्ले जी बिस्कुट बना रहे हैं, ठीक है, ये बिस्किट आप बार बार कंज्यूमर्स को ज़रूरत होगी, तो आप बार बार मैन्युफैक्चर करें, वहाँ पर स्टैंडिंग प्लान की ज़रूरत पड़ सकती है। ठीक है। लेकिन अगर देखा जाए कि ये स्ट्रैटेजिक प्लान है, स्ट्रैटेजिक प्लान भी नहीं होगा। स्ट्रैटेजिक प्लान क्यों नहीं होगा, क्योंकि क्योंकि क्या होता है कि क्रूशियल एस्पेक्ट जो रहेंगे वो प्लानिंग प्रोसेस के दौरान में पहले ही हो जाएगा, इसलिए स्ट्रेटेजाइज वे में वो चीज़ें पॉसिबल नहीं होगी कि स्ट्रैटेजिक प्लान उसे कहा जाए। सो फॉर दिस बजट इज़ नथिंग बट अ सिंगल यूज प्लान, क्योंकि आप अपने आइडियाज़ लेकर के जाओगे तभी इन्वेस्टमेंट होगा, और उसी आइडियाज़ के ऊपर आप चीज़ें करोगे। स्ट्रैटेजिक, अब कुछ लोग कहेंगे स्ट्रैटेजी नहीं हो सकता, स्ट्रैटेजिक होना चाहिए। स्ट्रैटेजिक नहीं हो सकता, ये आप मान लीजिए, क्यों? क्योंकि बजट जो होता है वो एक पर्टिकुलर प्लान के लिए रहेगा। ठीक है। और इसकी वजह से स्ट्रेटेजाइज वे में उसको नहीं किया जा सकता, एक पर्टिकुलर प्लान रहता है, तो सिंगल यूज़ के लिए ही बजट पारित होता है। नेशनल बजट की बात नहीं कर रहा मैं, मैनेजमेंट की बात कर, सिंगल यूज़ के लिए ही होता है। एक बार में इम्प्लीमेंट हुआ, 250 करोड़ लग गया, 250 करोड़ बस। ठीक है। सो इफ इन एन ऑर्गेनाइजेशन द स्टेप्स रिक्वायर्ड टू अकम्प्लिश पर्टिकुलर गोल्स, ठीक है, in which there are very crucial steps produced during the planning and process that are communicated through organization via strategic plan। ठीक है, मतलब क्या हो गया कि क्रूशियल स्टेप्स उसमें बहुत ज़्यादा हैं, दैट्स वाई स्ट्रेटेजिक प्लान आंसर नहीं होगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ मैनेजमेंट प्रोसेस। अब ये देखिए इसमें क्या है, ये बहुत सिंपल है। ठीक है। तो मैनेजमेंट प्रोसेस का कौन सा पोर्शन नहीं है, लीडिंग, प्लानिंग, प्राइसिंग, स्टाफिंग। स्टाफिंग उसका है, प्लानिंग रहेगा मैनेजमेंट का, लीडिंग भी रहेगा, प्राइसिंग नहीं रहेगा। प्राइसिंग इज नॉट एन इशू, प्राइसिंग उसका मैनेजमेंट का पार्ट नहीं रहता है। ठीक है। अगर इसकी जगह आपका कंट्रोलिंग दिया होता, इसकी जगह आपका क्या दिया होता, कंट्रोलिंग दिया होता, तो बिल्कुल वो ऑप्शन सही हो जाता। वापस से मैनेजमेंट प्रोसेस के मैं आपको बता दूं, मैनेजमेंट प्रोसेस के जो पार्ट्स हैं कौन कौन से हैं मैं बता दूं। मैनेजमेंट प्रोसेस की जो आपके प्रोसेस होते हैं, पहला क्या होता है, पहला होता है प्लानिंग, दूसरा होता है आपका ऑर्गेनाइजिंग, तीसरा होता है आपका स्टाफिंग, ठीक है, चौथा होता है आपका लीडिंग, एंड पांचवा होता है आपका कंट्रोलिंग। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा।
द लीडरशिप स्टाइल इज एन एक्सप्रेशन ऑफ द लीडर्स ट्रस्ट इन द एबिलिटीज ऑफ इट्स सबॉर्डिनेट, ट्रस्ट इन द एबिलिटीज ऑफ इट्स सबॉर्डिनेट। ठीक है, इसमें से कौन सा आपका करेक्ट आंसर होगा? नाउ पहले चीज़ों को समझ लेते हैं ताकि समझ में आ जाए चीज़ें। सो द लीडरशिप स्टाइल, कौन सा लीडरशिप स्टाइल है? इज एन एक्सप्रेशन ऑफ लीडर्स ट्रस्ट इन द, लीडर्स ट्रस्ट इन द एबिलिटीज ऑफ हिज सबॉर्डिनेट। एक लीडर को पूरा भरोसा है कि उसके एम्प्लॉयज, उसके जो सबॉर्डिनेट्स हैं, उनकी एबिलिटीज कितनी है। ठीक है। पार्टिसिपेटिव में क्या होगा? पार्टिसिपेटिव में लीडर जो रहेगा वो सबॉर्डिनेट के साथ में मिल करके प्लान करेगा और काम करेगा। ये लीडर है, साथ में मिल करके काम करेगा, दैट इज पार्टिसिपेटिव। अथॉरिटी देगा, ठीक है, अथॉरिटी ले लेगा या ब्यूरोक्रेसी अपनाएगा। सो करेक्ट आंसर विल बी डेलीगेटिव। डेलीगेटिव लीडरशिप होता है जहां पर आप अपने टीम मेंबर्स को इतना एम्पावर कर देते हो ताकि आप क्या हो, आप लीडर हो। आपने क्या किया, एक पर्टिकुलर टास्क आपके हाथ में है, आपने अपने वर्कर्स को दे दिया और आपने उन इतने आप मानते हो, आप इस बात को मानते कि इतने वो सक्षम हैं कि वो उस टास्क को पूरी अच्छी तरीके से कर पाएंगे और आप फुल कॉन्फिडेंट हो उनके ऊपर। ठीक है। सो यू आर गिविंग योर टीम मेंबर्स द ओनरशिप ऑफ पर्टिकुलर टास्क, दैट इज व्हाट इज डेलीगेटिव लीडरशिप इज। ठीक है। सो डेलीगेटिव लीडरशिप, एज अ लीडर क्या रोल रहेगा कि एक पर्टिकुलर गोल बता दीजिए, कितनी एक्सपेक्टेशन है, साथ में रिसोर्सेज वगैरह प्रोवाइड कर दिए। डेलीगेटिव लीडर्स ऐसे काम करते हैं। ठीक है। बट पार्टिसिपेटिव नेचर में क्या होता है, पार्टिसिपेटिव में चीज़ें आपको इंप्लीमेंट करवानी पड़ती है। ऑथोरिटेरियन में भी ऐसा ही होता है, आपको बस अथॉरिटी देंगे, योर दैट पर्टिकुलर मोरल वैल्यूज वोंट बी कंसिडर्ड, ऐसे भी करके सोच सकते हैं। ठीक है, कि कहीं कोई प्रॉब्लम आ गई, दिक्कत आ गई, सो यू आर गोइंग टू फायर दैट पर्टिकुलर एम्प्लॉय या समथिंग लाइक दैट, सो इट वोंट बी लाइक दैट। सो द करेक्ट आंसर विल बी डेलीगेटिव। नेक्स्ट, फ्रॉम द फॉलोइंग आइडेंटिफाई द ड्रॉबैक्स ऑफ एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। अब एक्सटर्नल, मैंने बोला था मैंने रिक्रूटमेंट नहीं कराया, लेकिन हाँ क्वेश्चन के थ्रू देख लेते हैं। एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट, एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट का घाटे क्या क्या है? ठीक है, वाइडर चॉइस, डिससेटिस्फैक्शन अमंग एग्जिस्टिंग स्टाफ, लेंदी प्रोसेस, कॉस्टली प्रोसेस, कॉम्पिटिटिव स्पिरिट। अब इनमें से कौन सा होगा जो ड्रॉबैक है? क्या पूछा गया? ड्रॉबैक। ड्रॉबैक मीन्स निगेटिव पॉइंट। निगेटिव पॉइंट कौन कौन सा होगा? ठीक है, अब देखिए, तो यहां पर सबसे पहले लास्ट से शुरू करें। कॉम्पिटिटिव स्पिरिट, क्या इससे कुछ घाटा है? नहीं, इससे कोई घाटा नहीं। कॉस्टली प्रोसेस, हाँ ये एक घाटा हो सकता है, पैसा लग रहा है, पैसा जहां कहीं भी पैसे की बात आएगी वो कुछ ना कुछ निगेटिव इम्पैक्ट डाल सकता है। लेंदी प्रोसेस, बड़ा प्रोसेस, हाँ टाइम लगेगा, सादा खेल तो पैसा और समय का ही तो है। ठीक है। डिससेटिस्फैक्शन अमंग एग्जिस्टिंग स्टाफ, कुछ लोग बुरा मान सकते हैं। वाइडर चॉइस, क्या वाइडर चॉइस रखना बुरी बात होगी कि अच्छी बात होगी? अच्छी बात होगी भैया, ऑब्वियस सी बात है ना। आपके पास अगर आप किसी कोई मैनेजर किसी कंपनी में मैनेजर हैं, आपके पास एक फिर फ्रीडम है कि भैया इतने लोगों को आप हायर कर सकते हैं, तो आपके पास एक वाइड ऑप्शंस अवेलेबल है। ठीक है, आप कोई जीन्स लेने जा रहे हो, केवल 2 कलर दिखा है, तो क्या आपको मज़ा आ जाएगा? नहीं आएगा। आप कहोगे यार दो ही कलर की जीन्स है। सो आपके सामने अगर वाइडर कलेक्शन दिया जाए तो आप क्या कहोगे? वाओ दिस इज गुड, आपको कोई ना कोई उनमें से पसंद आ जाएगा। सो वाइडर चॉइस इज अ गुड थिंग, पॉजिटिव थिंग। डिससेटिस्फैक्शन इज अ निगेटिव थिंग, कि हाँ एग्जिस्टिंग स्टाफ जो होगा वो बुरा मान सकते हैं। किसकी बात हो रही है? बात हो रही है यहाँ पर एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट की। बाहर से जो रिक्रूटमेंट कराया, एक्सटर्नल सोर्स से जो कराया, आपने किसी को जिम्मेदारी दे दी, किसी पर्टिकुलर मीडिएटर को आपने जिम्मेदारी दे दी कि आप जाओ हमारे लिए ऐसे ऐसे बंदों को, ऐसे ऐसे लोगों को आप सेलेक्ट करके ले आओ। सो एग्जिस्टिंग स्टाफ के अंदर में प्रॉब्लम हो सकती है। लेंदी प्रोसेस रहेगा बिल्कुल, क्योंकि पहले आप ढूंढोगे कि इसको हायर करना है ना। मतलब कौन जो बिचौलिए का काम करेगा, मतलब मीडिएटर का काम करेगा आपके और एम्प्लॉयज़ के बीच का। सो इट इज़ अ लेंदी प्रोसेस, इट इज़ अ कॉस्टली प्रोसेस, एंड it can produce the dissatisfaction among existing staff. So the correct answer will be B, C and D. Okay. Which of the following are the external source of? अब इनमें से एक्सटर्नल सोर्स कौन कौन से हैं? पहले आपने समझ लिया कि एक्सटर्नल सोर्स के ड्रॉबैक क्या हैं। अब एक्सटर्नल सोर्स में कौन कौन से इंक्लूडेड है वो देख लेते हैं। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, क्या डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट? अभी देखते हैं।
ठीक है। नेक्स्ट क्या है, ट्रांसफ़र। उसके बाद क्या है, उसके बाद है आपका कैजुअल कॉलर्स, कैंपस रिक्रूटमेंट, प्रमोशन। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, ठीक है। एक्सटर्नल सोर्स के बारे में बात हो रही है, ठीक है। तो देखिए, बाहर ही से बुलाया जाना, ठीक है। कौन सा इसमें बाहर से आना हो गया एक्सटर्नल सोर्स, इंटरनल नहीं। इंटरनल मतलब क्या हो गया, आप किसी को ऐसे प्रायोरिटी दे दो, या बिचौलिया बिचौलिए से आप मिल लीजिए, वो किस में आ जाएगा, बिचौलिया वाला, वो भी एक्सटर्नल सोर्स में आ जाएगा। लेकिन कोई अगर आपके वहाँ पर आकर के इंटरव्यू दे रहा है, सो दैट इज़ ऑल्सो एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट ही होगा। लेकिन कोई अगर अंदर का ही कोई पर्सन है, कोई मतलब मैनेजर का लड़का है, उसी को आप पकड़े और बोले कि हाँ तुम्हारे लिए पोस्ट खाली है, फलाना खाली है, सो ऐसा जो प्रॉब्लम आती है वो इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट से आती है। सो दैट इज़ गुड एंड अप्रिशिएटेड। सो मेनली क्या होता है एक्सटर्नल सोर्स। सो पहला ऑप्शन तो करेक्ट है, क्या, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, ठीक है, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है। दूसरा कौन सा है, ट्रांसफ़र। ट्रांसफ़र इज़ नॉट एन एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। क्यों, क्योंकि कोई पर्सन यहाँ नागपुर में काम कर रहा था, उसको उठा करके मैंने दिल्ली की ब्रांच में फेंक दिया, सो क्या वो रिक्रूटमेंट हुआ, नहीं। सो ट्रांसफर इज नॉट अ रिक्रूटमेंट प्रोसेस, एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट तो कतई नहीं है। कैजुअल कॉलर्स, यस, कैजुअल कॉलर्स कैन बी ट्रीटेड, कि आप कॉल कर दें कि हमारे यहाँ पर वैकेंसीज उपलब्ध हैं और लोग आ जाएं, दैट इज ऑल्सो एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। सो दैट कम्स अंडर योर एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट ऑल्सो। कैंपस रिक्रूटमेंट, कैंपस रिक्रूटमेंट में भी क्या होता है, आप अपने रिप्रेजेंटेटिव को भेजते हो, बच्चों को बोलते हो, बताते हो अपनी कंपनीज के बारे में। सो नेक्स्ट क्या है, प्रमोशन। प्रमोशन क्या है, एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट नहीं। कोई पर्सन पहले से काम कर रहा था, उसको वापस से आपने ऊपर पोजीशन पे बिठा दिया। सो यहाँ पर एक्सटर्नल सोर्स कहीं पर भी नहीं है। सो द करेक्ट आंसर विल बी ए, सी एंड डी, ए, सी एंड डी। नेक्स्ट, अरेंज द फॉलोइंग स्टेप्स ऑफ स्टाफिंग, स्टाफिंग प्रोसेस इन अ करेक्ट सीक्वेंस। अब आपको स्टाफ खड़े करने हैं, ठीक है। अब करेक्ट सीक्वेंस कौन सा होगा, करेक्ट सीक्वेंस कौन सा होगा, पहले क्या, परफॉर्मेंस अप्रेजल। स्टाफिंग मतलब क्या होगा, आपको स्टाफ बनाना है, स्टाफ मतलब मेंबर्स लेने हैं, टीम बनानी है आपको, ऐसे समझिए। स्टाफिंग मतलब क्या होगा, यू हैव टू बिल्ड अ टीम। तो क्या सबसे पहले काम आप क्या करोगे, परफॉर्मेंस अप्रेजल के बारे में बात करोगे कि हाँ पहले तुम लोग ऐसा ऐसा काम किए थे, ये लो पैसा ले जाओ, ऐसा तो करोगे नहीं, ठीक है। ट्रेनिंग एंड ओरिएंटेशन, सबसे पहला काम क्या, आप ट्रेनिंग और ओरिएंटेशन करोगे, नहीं। क्यों, कि स्टाफिंग में तो सबसे पहला क्या आएगा, सबसे पहला क्या आएगा, एक सेकंड, हाँ, सबसे पहला क्या आएगा, सोच करके देखिए, रिक्रूटमेंट आएगा। सो रिक्रूटमेंट इज अ सेपरेट पोर्शन, स्टाफिंग इज अ सेपरेट पोर्शन, थोड़ा सा उससे आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट भी देख लें। थर्ड क्या है, प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन। फोर्थ कौन सा है, प्रमोशन एंड करियर प्लानिंग। क्या प्रमोशन एंड करियर प्लानिंग विल बी ऑन द प्रायोरिटी, नहीं। कंपनसेशन, कंपनसेशन कहाँ से आ जाएगा, कंपनसेशन जब काम करना ही नहीं शुरू हुआ तब तक कंपनसेशन कहाँ से मिलेगा, ठीक है। सो आपको पता लग गया कि देखिए, या प्रमोशन एंड करियर प्लानिंग, प्रमोशन भी मिल रहा है, करियर प्लानिंग भी हो रही है और कंपनसेशन भी मिल रहा है। सो इट वुड बी डी और ई एट द एंड, डी और ई एट द एंड। क्यों, क्योंकि यहां पर पैसे के बारे में बात हो रही है। देखिए, कंपनसेशन, कंपनसेशन जो होता है ये कब होता है, जब आप अंदर होते हो, स्टाफ में होते हो। प्रमोशन भी उनका होता है जो पहले से काम कर रहे होते हैं, और आगे की करियर प्लानिंग भी वही लोग कर पाते हैं। अब आप बोलोगे सर ये आपका परफॉर्मेंस अप्रेजल क्यों नहीं, परफॉर्मेंस अप्रेजल क्यों नहीं। अब परफॉर्मेंस अप्रेजल क्यों नहीं, क्योंकि परफॉर्मेंस क्या, पैसा ही तो है, तो ये इसके और बाद आएगा, या तो ये आपके ई के पहले आ जाएगा, समझ रहे हैं, तो ये चीज़ें इंक्लूड नहीं होंगी, ओके। सो द करेक्ट आंसर विल बी, अगर आप देखेंगे, सी, बी, ए, डी, ई। सी बी क्यों, पहले क्या, प्लेसमेंट और ओरिएंटेशन, फिर उसके बाद क्या, ट्रेनिंग कराई जाएगी, ट्रेनिंग कराने के बाद परफॉर्मेंस, कितना आपको पैसा मिलेगा। अरे जब आप किसी को, आपने टीम बना लिया, टीम बनाने में पहले आपने क्या किया, उनकी प्लेसिंग किया, हर एक कौन कौन से डिपार्टमेंट में जा रहा है, उनको उनके जॉब के बारे में बताया, उसके बाद उनको उसी के रिगार्डिंग में स्पेसिफिक ट्रेनिंग दिया। ट्रेनिंग देने के बाद आपने बोला कि आपकी ये सैलरी होगी, ऐसी ऐसी सैलरी होगी, परफॉर्मेंस अप्रेजल, आप अगर इतना बढ़िया काम करोगे तो आपको इतना मिलेगा।
देन उसके बाद आप क्या करोगे, प्रमोशन एंड करियर प्लानिंग, उसके बाद आप कंपनसेशन प्रोवाइड करोगे. सो दिस विल बी द करेक्ट सीक्वेंस. आप इस सीक्वेंस को याद रखिएगा. दिस क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट. दिस क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट. नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस. आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस. The organization conducted in-house training and offered opportunities for career advancement in the long run. In the long run. Next, an advertisement on situation vacant was published in the daily newspaper. The selected employee was introduced to the office employees and he occupied the position for which he was selected. The number and types of human resource available and required were assessed in the organization. A series of tests and interview was conducted to shortlist a suitable candidate. अब इसमें से करेक्ट आपका क्या फाइंड करना है, आपको सीक्वेंस फाइंड करना है. नाउ ये आप पॉज लेकर के, द क्वेश्चन इज 21. द क्वेश्चन इज 21. इट इज़ अ ट्रिकी क्वेश्चन. आई डोंट वांट यू टू लुक फॉर एनी अदर सोर्स. जस्ट आप अपने खुद से पूछिए कि ये चीज़ किसके बारे में है और ये आप कैसे, इसको सीक्वेंस क्या होगा, इसका सीक्वेंस क्या होगा. ठीक है, वापस से कह रहा हूँ, अगर आप इसको थोड़ा सा बहुत इत्मीनान के साथ सोचेंगे तो आप कर पाएंगे. मैं ये सोचने को क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि दिस इज़ अ न्यू क्वेश्चन. आपने ना पढ़ा होगा इसके बारे में, ना सोचा होगा. लेकिन ऐसे क्वेश्चन को डील करने के लिए द बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशन इज टू थिंक एज अ मैनेजर. टू थिंक एज अ मैनेजर. ठीक है, कुछ मैं दे दूँ, मतलब आपको हिंट्स दे दूँ. तो देखिए, ओके, पहला क्या, द ऑर्गेनाइजेशन कंडक्टेड इन हाउस ट्रेनिंग. इन हाउस ट्रेनिंग मतलब यहीं पर मेरी कंपनी है, मैंने अपने यहीं पर ट्रेनिंग दिया, उनको एडवांसमेंट दिया और करियर एडवांसमेंट दिया लॉन्ग रन के लिए. नेक्स्ट, एन एडवर्टीजमेंट ऑफ सिचुएशन वेकेंट वॉज पब्लिश्ड इन द डेली न्यूज़पेपर. दोनों स्टेटमेंट सेपरेट है. The selected employee was introduced to the office employees and he occupied the position which he was selected. The number and types of human resource available and required were assessed in the organization. A series of tests and interview was conducted to shortlist a suitable candidate. अब एज अ मैनेजर अगर आप इमेजिन कर पा रहे हैं पहले कौन सा प्रोसेस होना चाहिए, फिर कौन सा प्रोसेस होना चाहिए, फिर कौन सा प्रोसेस होना चाहिए, सो ये क्वेश्चन आप बहुत आसानी के साथ कर लेंगे विद इन फ्यू सेकेंड्स. मैं एक्सप्लेन भी कर रहा हूँ, सो दिस इज टेकिंग लॉट ऑफ टाइम. बट हाँ, ये क्वेश्चन अगर आप देख रहे हैं तो प्लीज़ मेक श्योर करिए क्वेश्चन नंबर इज 21. क्वेश्चन नंबर इज 21. सो करेक्ट आप सीक्वेंस जो भी रहेगा आप उसको ज़रूर लिख दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा. व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ मेजरिंग एंड मॉनिटरिंग परफॉर्मेंस, comparing it with the set goals and making course correction known as. making course correction is known as. वापस जब भी कोई क्वेश्चन आपको थोड़ा सा भी लगे हैवी है, आप उसको वापस पढ़िए. व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ मेजरिंग एंड मॉनिटरिंग. मेजर करना है और मॉनिटर करना है, किसको, परफॉर्मेंस को. कंपेयर करना है सेट गोल्स के हिसाब से और उसको वापस से कोर्स करेक्शन करना है. ठीक है, नेक्स्ट देखिए. नेक्स्ट मतलब कैसे होगा, आप हो भैया CSIR के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, CSIR गोल के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, तो आप क्या दोगे, टेस्ट सीरीज दोगे, टेस्ट वगैरह दोगे. आप ये MCQ का सेशन देख रहे हो, क्यों, क्योंकि आपको चीज़ें सीखनी है. सो मेजरिंग एंड मॉनिटरिंग, आप मेजर कर रहे हो कितना स्कोर चाहिए भैया पास होने के लिए. लेट अस सपोज 250 चाहिए, 250 कट ऑफ है, उसके लिए आप क्या करोगे, परफॉर्मेंस देखोगे, मॉनिटर करोगे, कंपेयर करोगे, भैया बाकी लोगों के इतने क्वेश्चन सही हो रहे, मेरे इतने ही क्वेश्चन सही हो रहे. कंपेयर करोगे कि भैया आपको कट ऑफ पाने के लिए कितना रिक्वायरमेंट होगा, इतना रिक्वायरमेंट होगा. सो उसके बाद आप उस अपने कोर्स को करेक्ट करोगे, मेरी कमी कहाँ कहाँ पर है उस चीज़ को पहचानोगे, उस पर वर्क करोगे. सो दिस इज नथिंग बट कॉल्ड एज कंट्रोलिंग. दिस इज कॉल्ड एज कंट्रोलिंग. नेक्स्ट, अ मैनेजर हु इज helping a customer return some, this is shoe, SHOE, जूता, they purchased last week. It is dealing with what type of decision. ठीक है, अब यहाँ पर डिसीजन मेकिंग का थोड़ा सा है, डिसीजन मेकिंग मतलब थोड़ा सा मिक्स है, बट हाँ यू कैन डू इट. मैनेजमेंट से भी थोड़ा बहुत ओवरलैप करता है डिसीजन मेकिंग से भी. अब देखिए,
अ मैनेजर हु इज़ हेल्पिंग अ कस्टमर रिटर्न, एक जूता खरीदा था किसी ने, वो रिटर्न करने आया, भैया पिछले हफ्ते जूता खरीदा था। तो जो मैनेजर रहेगा स्टोर का, वो किस तरीके के सिचुएशन से डील कर रहा होगा, ठीक है, वो किस तरीके से सिचुएशन से डील कर रहा होगा। सो देखिए, दो तरीके के मेनली क्लासिफिकेशन होता है डिसीजन का, सुनते रहिएगा। प्रोग्राम डिसीजन होता है और नॉन प्रोग्राम डिसीजन होता है। प्रोग्राम डिसीजन मतलब ये होता रहता है, कस्टमर जाता है, ऑब्वियस सी बात है, आप जैसे कोई दुकानदार है, आप वहाँ पर जूता वूता खरीदने गए होंगे, एक हफ्ता यूज़ किया, फट गया, बोले कि भैया ये देखो एक हफ्ता पहले ले गए थे यार, इतना पैसा लगा है, तो वो क्या करता है, वो चेंज कर देता है। तो ये पहले से चीज़ें प्रोग्राम रहती है, प्रोग्राम मतलब इन द सेंस इट इज़ इन अ सीक्वेंस, अगर चीज़ें ऐसी होती हैं तो ये आपको करना है, अगर चीज़ें ऐसी होती है तो आपको ये करना है, ये पहले से ही डायरेक्शन रहता है, ठीक है। तो ये फ्रीक्वेंटली होती है, तो इसकी वजह से क्या होता है, एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर सेट हो जाता है, एसओपी सेट हो जाता है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, कि आपको जैसे आपको तब क्या करना है, इफ़ समवन कंप्लेन्स अबाउट दिस, यू यू हैव टू डू व्हाट यू हैव टू डू। सो इसीलिए जो हैवी हैवी जो आपकी कॉस्टली आइटम्स होते हैं, लाइक वैन हुसैन हो गया, आपके एरो हो गया, ठीक है, आपका ब्लैकबेरी हो गया, ओरिजिनल की मैं बात करूँ, ये सब क्या करते हैं, ये सब इन चीज़ों पर इनका स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर इतना अच्छा होता है कि ऐसे ही आप खुश हो जाओ, मतलब इसीलिए उसका प्राइस बहुत ज़्यादा होता है। सो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर सेट होने की वजह से वो स्टैंडर्ड सेट हो जाता है, दैट इज कॉल्ड एज प्रोग्राम्ड डिसीजन, दैट इज कॉल्ड एज योर प्रोग्राम्ड डिसीजन। सो इसके लिए ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट प्रोग्राम डिसीजन ही होगा। तो फिर नॉन प्रोग्राम भी समझ ही लेते हैं इस क्वेश्चन के थ्रू। नॉन प्रोग्राम डिसीजन वो होता है जो फ्रीक्वेंटली नहीं होता है, ठीक है, इसके लिए आपको सोचना पड़ेगा, थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है, और आपको प्लान करना पड़ेगा उन चीज़ों के लिए जो कि अल्टरनेटिव हो सकती हैं, दैट इज कॉल्ड एज नॉन प्रोग्राम डिसीजन। और एक चीज़ क्या, बाउंडेड रेशनैलिटी, ये थोड़ा नया वर्ड लग रहा है, इसको भी देख लेते हैं, ठीक है, जहाँ पर हम लोग चीज़ों को सॉर्ट आउट करने की कोशिश करते हैं, उसको बढ़िया उसका यूज़ नहीं कर पाते, ठीक है। तो इसके बारे में कभी मेरे पास टाइम रहेगा तो मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा बाउंडेड रेशनैलिटी को, वरना इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम टू टेक एन एग्जांपल एंड मेक यू अंडरस्टैंड। So we'll move on to the next question. Which of the following are the traits of a successful leader? Are the traits of a successful leader? अब सक्सेसफुल लीडर होने के लिए भैया कौन कौन से आपके कैरेक्टरिस्टिक होने चाहिए, ये मैंने पहले भी करवाया हूँ, लेकिन हाँ फिर भी करवा देते हैं जल्दी में, ठीक है। देखिए, क्रिएटिव होना चाहिए, असर्टिव होना चाहिए, परसुएसिव होना चाहिए, डिसीजिव होना चाहिए, डिसाइसिव होना चाहिए, और सेल्फ कॉन्फिडेंट होना चाहिए। अब इसमें करेक्ट ऑप्शन कौन कौन सा होगा लीडर के लिए? क्या क्रिएटिव अगर नहीं है तो क्या वो लीडर नहीं बन सकता? अरे जरूरी थोड़ी ना भैया मोहनदास करमचंद गांधी चित्र बहुत अच्छा बनाते थे, ऐसा जरूर थोड़ी ना कहीं पर लिखा हुआ कि क्रिएटिव होना ही चाहिए, ऐसा तो कहीं पर है नहीं। असर्टिव होना चाहिए बिल्कुल, परसुएसिव होना चाहिए, लोगों परसुएसिव होना चाहिए, पहले ये बताइए परसुएसिव होना चाहिए, नहीं, क्योंकि वो लीड कर रहा है, वो लीड कर रहा है, ठीक है, परसुएसिव नहीं। सो डिसाइसिव एंड सेल्फ कॉन्फिडेंट, तो करेक्ट आंसर विल बी बी डी ई। In which of these types of simulation technique are the actual work conditions simulated and the equipment used by trainee is similar to what is used in the job? ठीक है, अब यहां पर आ जाएगा आपका, थोड़ा सा चीजें चेंज हो जाएंगी, ठीक है। सिमुलेशन टेक्निक है, सिमुलेशन टेक्निक में क्या होता है, सिमुलेट किया जाता है, सिमुलेट किया जाता है मतलब आपको उस एटमॉस्फेयर में रखा जाएगा। मान लीजिए, जैसे एग्जांपल देता हूँ, सिमुलेशन का मतलब समझ लीजिए, जैसे मंगल ग्रह पे घर बनाना है। सो मंगल ग्रह पर घर बनाने के लिए हम लोग सीमेंट गारा माटी तो ले नहीं जाएंगे, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग रोबोट्स का यूज़ करते हैं। सो पहले हम लोग उसको यहाँ पृथ्वी पर टेस्ट करेंगे उन रोबोट्स का। जैसे मार्स रोवर गया ना, पहले उसको हम लोग ने पृथ्वी पर टेस्ट किया मार्स रोवर को। अब मार्स रोवर को जो हमने टेस्ट कैसे कर दिया, नॉर्मल से रेत पे चला के नहीं, वी ट्राई टू क्रिएट द सेम एनवायरमेंट, हम लोगों ने सेम एनवायरमेंट रखने की कोशिश किया, कंट्रोल एनवायरमेंट रखने की कोशिश किया, विंड के जो कैरेक्टरिस्टिक थे, साथ में आपके जो सैंड वगैरह के जिस तरीके के मार्स पर अवेलेबल है, उन सबको ध्यान में रख करके हमने एक एनवायरमेंट अपना खुद का बिल्डअप किया, दैट इज कॉल्ड अ सिमुलेशन टेक्निक। जहाँ पर इक्विपमेंट यूज्ड बाय ट्रेनी जो इक्विपमेंट ले रहे हैं वो सिमिलर रहेगा किसके, जॉब के बराबर। तो इसीलिए कई बार क्या होता है, ट्रेनिंग वगैरह पुलिस वगैरह की ट्रेनिंग में नकली गन भी दी जाती है, ओके। सो दिस इज कॉल्ड एज योर वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग। वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग में क्या होता है, जहाँ पर एक इक्विपमेंट को ऑपरेट करने के लिए
उसको पहले से ट्रेनिंग दी जाती है कि किस तरीके से आपको एक इस पर्टिकुलर टास्क को या इस पर्टिकुलर मशीन को आपको कैसे हैंडल करना है। ठीक है। रोल प्लेइंग में क्या होता है, रोल प्लेइंग में एक्टिंग के थ्रू आप सीखते हैं। एक्सपेरिमेंटल में क्या, वही है, कर लो तो ठीक है, नहीं कर लो तो भैया फिर क्या ही बताए। ठीक है, एक्सपेरिमेंट जैसी चीज़ हो जाती है। केस एक्सरसाइज में क्या होता है कि आपका पोटेंशियल को बढ़ाने की कोशिश की जाती है। केस एक्सरसाइज में क्या होगा, पोटेंशियल इंप्रूवमेंट की बात आ जाती है। ठीक है। और साथ में क्या, ये केस एक्सरसाइज वगैरह में क्या, केस स्टडी जैसा होता है जहाँ पर थिंकिंग, क्रिटिकल थिंकिंग स्किल को बढ़ावा मिलता है, क्रिटिकल थिंकिंग स्किल को बढ़ावा मिलता है। सो फॉर दिस द करेक्ट आंसर विल बी वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग। वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग विच सोर्स ऑफ पावर इज बेस्ड ऑन इंडिविजुअल्स नॉलेज, स्पेशल स्किल्स, एबिलिटीज और प्रीवियस एक्सपीरियंस। बेस्ड ऑन डिपेंड रहती है, नॉलेज, स्पेशल स्किल, एबिलिटीज और प्रीवियस एक्सपीरियंस। ठीक है। अब देखिए इंडिविजुअल सोर्स ऑफ पावर, इनमें कौन सा सोर्स ऑफ पावर है। अब इसमें से देखिए बहुत सारी चीज़ें हो सकती है, लेकिन अभी आप मान लीजिए कि आपको कुछ नहीं पता, आप पहली बार ये क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। विच सोर्स ऑफ पावर इज बेस्ड ऑन एन इंडिविजुअल्स नॉलेज, कितनी नॉलेज है, स्पेशल स्किल कितनी है, क्षमता कितनी है, और पहले वो कितना काम कर चुका है, प्रीवियस एक्सपीरियंस। सो यहाँ पर जब इतनी सारी चीज़ों के बारे में बात हो रही है, स्किल के बारे में, एबिलिटी के बारे में, एक्सपीरियंस के बारे में, सो इट विल बी एक्सपर्ट पावर। एक्सपर्ट पावर। ठीक है। रेफरेंट पावर क्या होता है, दिस इज अ न्यू वर्ड। रेफरेंट पावर क्या होता है, जहां पर ऐसे समझिए कि लीडर के पास एक क्षमता है कि वो लोगों को इंस्पायर कर सके, जगा सके और साथ में इन्फ्लुएंस कर सके और लोगों को, दैट इज कॉल्ड एज रेफरेंट पावर। लेजिटिमेट पावर मतलब क्या होता है कि उसके पास एक पद मिल चुका है, मतलब आपके जो अगर कॉलेज में होंगे आप तो डायरेक्टर होंगे, उनको पदवी मिल चुकी है। सो दैट इज़ योर लेजिटिमेट पावर, आप उसको ना नुकुर कुछ नहीं कर सकते। सो दैट इज़ योर लेजिटिमेट पावर। एक्सपर्ट पावर जो आपकी स्किल से है, जो आपकी एक्सपीरियंस से आता है। कोएर्सिव पावर क्या होता है, कोएर्सिव पावर में क्या होता है कि डरा धमका करके काम करो वरना नौकरी से निकाल देंगे, काम करो वरना ये कर, थ्रेट दो, ज़बरदस्ती करो, 16 घंटे आपको काम करना है, ये 17 घंटे आपको काम करना है। सो दिस इज कोएर्सिव पावर। So for this, the correct answer will be expert power. What kind of training program is most appreciated for a simple task? For a simple task, laboratory training, on-the-job training, vestibule training, job rotation. ठीक है। अब देखिए क्या ट्रेनिंग प्रोग्राम है मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर अ वेरी सिंपल टास्क। सिंपल टास्क, मान लीजिए क्या होता है, इस पर्टिकुलर मटेरियल को उठा करके आपको यहाँ पर रखना है, दिस वो वेरी सिंपल टास्क। ठीक है। तो इसको क्या कर, ये ऑन द जॉब ट्रेनिंग भी में बहुत आसानी के साथ किया जा सकता है। इसके लिए लैबोरेटरी सेटअप करना या लैबोरेटरी में ले जाना कोई मतलब नहीं। वेस्टिब्यूल नहीं, वेस्टिब्यूल में क्या है, एक नकली थमा दिया गया, वो जॉब रोटेशन का कोई मतलब नहीं है। सो ऑन द जॉब ट्रेनिंग का में ही ये सब सिंपल टास्क जो होते हैं उसको ऑपरेट करना सिखाया जा सकता है। ठीक है। हैज़ द कैपेसिटी टू अफेक्ट द बिहेवियर ऑफ अदर। बिहेवियर ऑफ अदर कैसे आप चेंज कर सकते हैं। ठीक है। अब कौन सा होता है कि कौन सी कैपेसिटी होती है जिससे आप बिहेवियर ऑफ अदर को वो कर सके। अब ये मैं बताया हूँ, लेक्चर्स में भी डील किया था। कैपेसिटी टू अफेक्ट बिहेवियर ऑफ अदर कौन सा होगा, पावर। पावर। इसीलिए लोग IAS PCS बनने के पीछे भागते हैं, इतना ज़्यादा भीड़ वहाँ पर क्यों है, क्योंकि दे वॉन्ट इन्फ्लुएंस, दे वॉन्ट द पावर, कि भैया उनका दबदबा बैठे, 4 लोग उनके सामने झुके, दैट इज पावर। ठीक है। Which of the following is a method that can be used to overcome the tendency towards conformity in group decision making? In group decision making, आप किसके बारे में बात हो, ग्रुप डिसीजन मेकिंग। आप तुरंत अपने आप को ग्रुप में सोच लिए, 4-5 बच्चों से घिरे हुए, आपके जो फ्रेंड सर्कल है उनको याद कर लीजिए, इमेजिन कर लिए। कौन सा मेथड है जो कि काम आ जाएगा, ओवरकम द टेंडेंसी टुवर्ड्स कन्फॉर्मिटी। ग्रुप में रहने की क्षमता को कम कैसे किया जा सकता है ताकि आप अपने पढ़ाई पर ज़्यादा फोकस करें और मटर गश्ती कम करें अपने दोस्तों के साथ। ठीक है। ऑब्वियस बात है, सबको पढ़ना है, सबके अपने अपने गोल है, तो क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक मीटिंग लेंगे कि भैया हम बाहर घूमने नहीं चल सकते, आओ हम लोग व्हाट्सएप पे कॉल कर रहे हैं, इज दैट गुड, नो। ग्रुप थिंक कर सकते हैं, आओ भैया बैठ करके सोचा जाए कि क्या कर सकते हैं। नॉमिनल ग्रुप टेक्निक में कुछ नहीं होता है, एक पर्टिकुलर ऑन एन एवरेज चीज़ें निकाली जाती हैं, तो अभी उसके बारे में ज़्यादा मत सोचिएगा। ठीक है। मतलब क्या हो जाता है इस केस में क्लासिक
या राउंड टेबल डिस्कशन होता है जहाँ पर हर एक बंदा अपनी आवाज़ रखता है, ठीक है। सो नॉमिनल ग्रुप टेक्निक रहने दिए। ब्रेन स्टॉर्मिंग इज अ वेरी क्रूशियल वर्ड, सो द करेक्ट आंसर विल बी ब्रेन स्टॉर्मिंग। ब्रेन स्टॉर्मिंग मतलब क्या होता है? ब्रेन स्टॉर्मिंग क्या होता है कि कोई क्रिटिसाइज नहीं करता है, कोई ऐसा बकवास आइडिया नहीं देता है, और हमेशा इम्प्रूवमेंट की तरफ बढ़ती है चीज़ें। याद रखिएगा, कौन कौन सा रहता है? कोई क्रिटिसाइज नहीं करता है, कोई उसमें इम्प्रूवमेंट हमेशा रहता है, और साथ में नए और थोड़े अच्छे आइडियाज़ को बढ़ावा मिलता है। दैट इज कॉल्ड एज ब्रेन स्टॉर्मिंग। तो टूवर्ड्स कंफॉर्मिटी इन ग्रुप डिसीजन मेकिंग, ओवरकम करना है, ओवरकम करना है, ठीक है। सो ऑब्वियस सी बात है, क्या है? ब्रेन स्टॉर्मिंग विल बी अ टेक्निक कि भैया आओ हम सब सोचे बैठ करके, आओ तुम्हारा आइडिया क्या है, तुम्हारा आइडिया क्या है, कि किस तरीके से आई कैन ओवरकम, कैन बी यूज टू ओवरकम द टेंडेंसी टूवर्ड्स कंफॉर्मिटी इन ग्रुप डिसीजन मेकिंग। ओवरकम कंफॉर्मिटी, सॉरी, ओवरकम कंफॉर्मिटी, ठीक है। ये एक एग्जांपल दिया हूँ, क्वेश्चन से तुरंत मत रिलेट कर लीजिएगा, हल्का फुल्का बस रिलेट करिएगा, पूरा रिलेट करेंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे, जो ऑनेस्ट बात है, ठीक है। When a manager made a decision and he is uncertain about the outcomes, his decision is likely to be, his decision is likely to be, cause a made a decision and he is uncertain, पहले से ही uncertain है about the outcome, उसको पता ही नहीं कि सही होगा कि गलत होगा। सो क्या ये अनएक्सेप्टेबल है, सक्सेसफुल है, रिस्की है, पुअर क्वालिटी है? अब डिसीजन तो क्या लो हो चुका, ले चुका है, मेड अ डिसीजन, इज गोइंग टू मेक अ डिसीजन नहीं है, मेड अ डिसीजन, पहले डिसीजन ले चुका है। लेकिन वो क्या, अनसर्टन है, उसको लग रहा है हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। सो दिस इज वेरी वेरी रिस्की, सो दिस इज वेरी वेरी रिस्की। इज रिलायबिलिटी, प्रेडिक्टेबिलिटी एंड गुड जजमेंट इज हैंडलिंग सिचुएशन, इन हैंडलिंग सिचुएशन, ठीक है। सॉरी यहाँ पर गलत टाइप हो गया, एक्चुअली मैंने ही टाइप किया, सो इट टेक्स, इग्नोर कर दिया। इन हैंडलिंग अ सिचुएशन, इन हैंडलिंग सिचुएशन, रिलायबिलिटी, प्रेडिक्टेबिलिटी एंड गुड जजमेंट, ठीक है। सो देखिए, इस केस में लॉयल्टी क्या सही है? नहीं, लॉयल्टी केवल रिलायबिलिटी को करेगी, प्रेडिक्टेबिलिटी को नहीं करेगी, और गुड जजमेंट को नहीं करेगी। लॉयल्टी केवल रिलायबिलिटी पर करेगी। ओपननेस नहीं होगा। इंटीग्रिटी क्या होगा? इंटीग्रिटी भी नहीं होगा। सो द करेक्ट आंसर विल बी कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंसी। इंटीग्रिटी मतलब क्या होता है कि जो एक बढ़िया सिंसियर है और ट्रस्टवर्दी है। ओपननेस मतलब क्या होता है? ये भी ट्रस्ट का ही पार्ट होता है, ठीक है। और लॉयल्टी क्या हो जाएगा? लॉयल्टी आपको पता ही है लॉयल्टी क्या होती है। सो इट विल बी योर कंसिस्टेंसी। पॉलिसी फॉर्मुलेशन इज द फंक्शन ऑफ, पॉलिसी फॉर्मुलेशन इज अ फंक्शन ऑफ। तब तक आप ये क्वेश्चन देखिए, मैं थोड़ा पानी पी लूं। ये क्वेश्चन का आंसर मिला कि नहीं मिला आप लोगों को? ठीक है, वापस आते हैं, देखते हैं क्या है पॉलिसी फॉर्मुलेशन। पॉलिसी कहाँ पर फॉर्म होती है? अब कौन बताएगा पॉलिसी कहाँ पर फॉर्म होती है? बार बार बता चुका हूँ, पॉलिसी कहाँ पर फॉर्म होगी। पॉलिसी हमेशा और हमेशा टॉप लेवल पे फॉर्म होगी। हमेशा कहाँ पर फॉर्म होगी? टॉप लेवल पे फॉर्म होगी, और कहीं पर फॉर्म नहीं होगी। सो इट विल बी, द करेक्ट आंसर विल बी एट टॉप लेवल मैनेजमेंट, एट टॉप लेवल मैनेजमेंट, ठीक है। हाउ आर द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट फॉर्म? प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट कैसे फॉर्म होता है? किसी लेबोरेटरी में फॉर्म होते हैं? नहीं। एक्सपीरियंस ऑफ मैनेजमेंट? नहीं। बाय एक्सपीरियंस, बाय प्रोपागेशन ऑफ सोशल साइंटिस्ट। आप देखिए, ये थोड़ा सा इधर ट्रिकी हो जाएगा कि आप इसका करेक्ट आंसर क्या डालेंगे। सो द करेक्ट आंसर विल बी, ऑब्वियस सी बात है, एक्सपेरिमेंट्स, एक्सपीरियंसेस ऑफ मैनेजमेंट, एक्सपीरियंसेस ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब द प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क? प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क के बारे में अगर बात करेंगे, सो प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क में ऑप्शन क्या क्या है? वर्क शुड बी डिवाइडेड इनटू स्मॉल टास्क, लेबर शुड बी डिवाइडेड, रिसोर्सेज शुड बी डिवाइडेड अमंग जॉब्स, द लास्ट ऑप्शन इज इट लीड्स टू स्पेशलाइजेशन। मतलब क्या हो गया? डिवीजन ऑफ वर्क को बेस्ट कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं? मतलब क्या हो गया? पेन जो हम लोग लिए थे, पेन का एग्जाम्पल, ठीक है। ये पोर्शन एक पर्टिकुलर पोर्शन बंदा बनाएगा, ये वाला कोई एक और पर्टिकुलर वर्क का बनाएगा, ये वाला पोर्शन लास्ट वाला कौन सा बनाएगा? एक और पर्टिकुलर वर्क का बनाएगा। तो मतलब क्या होता है? ये सब अलग अलग पोर्शन में डिवाइड करने का मतलब क्या हो गया
कि जो पर्सन को आप ये एक चीज़ असाइन करेंगे, ही इज़ एक्सपर्ट इन मेकिंग निब एंड योर फ्रंट ऑफ योर पेन, the body of your pen will be best designed and manufactured by someone else, and then the last tip, the last यो जहाँ से refill वगैरह लगती है, so that portion is designed by someone else. So it leads to what? It leads to specialization. मतलब यही होता है कि जो जिसमें स्पेशलाइज्ड है उसको वही काम दिया जाए, उसको वही काम दिया जाए. सो द करेक्ट आंसर विल बी योर डी. इट लीड्स टू स्पेशलाइजेशन. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट गिवन बाय टेलर. आप देखिए वापस से वही चीज़. सो अब इसके बारे में क्या करूँ, टेलर वाला आप रट जाइए तो ज़्यादा सही रहेगा, जितना ज़्यादा रटेंगे उतना. पहले क्वेश्चन में डील किए गए थे कि फंक्शनल फोरमैनशिप के खिलाफ था. फंक्शनल फोरमैनशिप क्या होती है आप लोगों को पता है. फंक्शनल फोरमैनशिप वही होती है जो आप मल्टीपल जगह पर रिपोर्टिंग जो रहती है. द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर सिग्निफिकेंट बिकॉज ऑफ. प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर सिग्निफिकेंट बिकॉज ऑफ. अब देखिए करेक्ट ऑप्शन क्या क्या है. इंक्रीज इन एफिशिएंसी, इनिशिएटिव, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, एडाप्टेशन ऑफ चेंजिंग टेक्नोलॉजी. सो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट सिग्निफिकेंट कब होंगे, जब ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज होगा. ठीक है. Principles of management is significant because increasing efficiency, initiative, optimum adaptation of changing technology. एक सेकंड. हाँ ओके. देखिए इसमें से दो ऑप्शन में कंफ्यूजन है, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड एडाप्टेशन ऑफ चेंजिंग टेक्नोलॉजी. लेकिन बहुत ध्यान से आप सुनिएगा कैसे डिसाइड करेंगे. प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर सिग्निफिकेंट. प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट ये बहुत पहले पहले बने थे, है ना. हेनरी फ्यूल बहुत पहले के थे. ठीक है. सिमिलर वे में टेलर आपके बहुत पहले के थे, अभी के तो थे नहीं. तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये सब ने अपना एक प्रिंसिपल्स दे दिया था. उन प्रिंसिपल्स को हम लोग आज तक यूटिलाइज कर रहे हैं, आज तक यूटिलाइज कर रहे हैं. सो मतलब क्या हो गया, उनके प्रिंसिपल जो थे दे वर सम काइंड ऑफ कि हाँ चीज़ें चेंज हुई बट देयर प्रिंसिपल्स आर स्टिल वैलिड. सो इट विल बी अडाप्टेशन ऑफ चेंजिंग टेक्नोलॉजी. ठीक है. इसीलिए उनकी ज़रूरत है. जितना टेक्नोलॉजी बढ़ता जा रहा है लेकिन फिर भी उनका जो रोल है वो सेम का सेम ही है. उनका जो रोल है वो सेम का सेम ही है. सो मैनेजमेंट शुड फाइंड वन बेस्ट वे टू परफॉर्म अ टास्क. विच टेक्निक ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट इज डिफाइंड इन दिस सेंटेंस. वन बेस्ट वे टू परफॉर्म अ टास्क. टाइम स्टडी, मोशन स्टडी, फटीक स्टडी, मेथड स्टडी. अब किसके बारे में बात हो रही है, वन बेस्ट वे के बारे में बात हो रही है. एक ऐसा तरीका जिससे टास्क को बढ़िया तरीके से परफॉर्म किया जा सके. एक ऐसा तरीका. टाइम स्टडी क्या तरीके के बारे में बात कर रहा है, नहीं ये समय के बारे में बात कर रहा है. मोशन स्टडी क्या तरीके के बारे में बात कर रहा है, थोड़ा बहुत बात कर रहा है लेकिन पूरी तरीके से नहीं. फटीक स्टडी कितना थकान हो रही है, कितना दिक्कत हो रही है, उसके बारे में बात हो नहीं. करेक्ट आंसर भी मेथड स्टडी. मेथड ही क्या है, तरीका, वे. ठीक है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेस्ट टू डिस्क्राइब मेंटल रेवोल्यूशन. मेंटल रेवोल्यूशन. ठीक है. It implies change of attitude. The management workers should not play the game of one-upmanship. Both management and workers requires each other. Workers should be paid more wages. Mental revolution. ठीक है. मेंटल रेवोल्यूशन मतलब दिमाग में आपके कुछ ऐसा विद्रोही भावना आ रही है कि कंपनी वगैरह छोड़ने की या कुछ ऐसा. सो ये आपका मेंटल रेवोल्यूशन हो जाता है. इट इम्प्लाइज चेंज ऑफ एटीट्यूड. द मैनेजमेंट वर्कर्स शुड नॉट. तो इट इम्प्लाइज व्हाट, इट इम्प्लाइज आपका बिहेवियर चेंज हो गया है. पहले जिस मैनेजर के लिए आप लॉयल थे वो अब आप लॉयल नहीं रह रहे. अब आप अपने काम को बड़ा लाइटली हैंडल कर रहे हैं. आपके दिमाग में आपका पूरा जो एटीट्यूड था वो पूरा का पूरा चेंज हो गया. सो दिस मीन्स द करेक्ट आंसर विल बी, इट इम्प्लाइज दैट योर एटीट्यूड हैज बीन चेंज्ड. ऑब्जर्व द फॉलोइंग मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स एंड पिक द ऑड वन आउट. जस्टिफाई और आंसर छोड़ ही दीजिए. जस्टिफाई क्या करेंगे. सो ऑड वन आउट को आपको ऑब्वियस बात है पिक करना है. सो पहला यूनिटी ऑफ कमांड, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, मैक्सिमम आउटपुट, इक्विटी. ठीक है. अब यूनिटी ऑफ कमांड आप जान रहे हैं, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन जान रहे हैं, मैक्सिमम आउटपुट कहाँ से आ गया. नेक्स्ट क्या, इक्विटी. इक्विटी भी आप जान रहे हैं. मैक्सिमम आउटपुट नहीं होगा, क्यों, क्योंकि ये किससे डील कर रहा है, फाइनेंस से डील कर रहा है, या आप नंबर ऑफ जो आप मैन्युफैक्चर कर रहे हैं उससे डील कर रहा है. इक्विटी मतलब क्या होता है, समान तरीके का व्यवहार करना, किसी को प्रायोरिटी नहीं देना या किसी को कुछ ऐसा नहीं, समान तरीके से व्यवहार करना, दैट इज इक्विटी. ठीक है. वो शेयर वाली इक्विटी में मत घुसिएगा, परेशान हो जाएंगे फिर.
सो यूनिटी ऑफ कमांड, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, ये सब किसके प्रिंसिपल्स, मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स ये. सॉरी, आई थिंक आई हैव प्रेस द रॉन्ग बटन. नो 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 नो, आई डोंट वांट इट. Okay, let me end this session. I don't want this report. Sorry for this. Yes, sorry for that. वो थोड़ा सा पावर पॉइंट का प्रॉब्लम था. ये हम लोग कर चुके हैं, ठीक है. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अमंग द लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट. अब टॉप लेवल पता है, मिडिल लेवल पता है, लोअर लेवल पता है, इंटरमीडिएट लेवल क्या होता है, नहीं होता है. सो आंसर विल बी बी. Which scholars definitions of management? Management is the art of getting things done through and with people in formally organized group. Informally organized group. अब देखिए ये किसने कहा था. किसने कहा था? कूंट्स ने कहा था, हैरल्ड कूंट्स ने. मैंने क्लास में ही बताया. वही मैं कह रहा था, स्टेटमेंट्स वगैरह कुछ पोर्शंस याद रखिए. दिस इज इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट जो डिफरेंट लोगों ने दिए थे, ठीक है. इसीलिए जब आप स्क्रॉल करें 150 पेजेस के पीडीएफ को, सो मेक श्योर करिए कि आप उन सारे स्टेटमेंट्स को हाईलाइट कर दीजिए, ठीक है. इज डिसीजन मेकिंग बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन. डिसीजन मेकिंग बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन कौन सा है जो डिसीजन मेकिंग करता है, कौन सा पोर्शन है जो डिसीजन मेकिंग करता है. देखिए कौन कौन सा है. क्या डिसेंट्रलाइजेशन है? नहीं, ऐसा कोई डिसेंट्रलाइजेशन वाला कॉन्सेप्ट नहीं. फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन इज द डिसीजन मेकिंग ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन. नहीं, एवरी ऑर्गेनाइजेशन विच इज फंक्शनल इज केपेबल ऑफ मेकिंग अ डिसीजन. लीडरशिप इज द डिसीजन मेकिंग. नहीं, लीडरशिप हमेशा डिसीजन मेकिंग नहीं लेगा. इट विल बी द एडमिनिस्ट्रेशन हु इज गोइंग टू टेक द डिसीजन फॉर द होल एंटरप्राइज. ओके. विच अमंग the following is not the nature of management principle. Is not the nature of management principle. Is not the nature of management principle. Rigid, universal, relative, human nature. ठीक है. तो ऑब्वियस सी बात क्या है, इनमें से कौन सा मैनेजमेंट प्रिंसिपल नहीं है. नॉट अ नेचर. रिजिड इज नॉट अ नेचर ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल, कि फिक्स ही हो जाओ पूरी तरीके से, ऐसा नहीं है. Which of the following is not a management principle? Order, discipline, equity, cooperation. अब यहाँ पर थोड़ा सा आप फंस सकते हैं. ये छोटे छोटे क्वेश्चन है, बट हाँ 2-3 मतलब इट इज़ इम्पॉर्टेंट. टू बी वेरी ऑनेस्ट, इट इज़ इम्पॉर्टेंट. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मैनेजमेंट प्रिंसिपल? ऑर्डर, इक्विटी. ऑर्डर है, डिसिप्लिन है, इक्विटी है. कोऑपरेशन इज नॉट अमंग द मैनेजमेंट प्रिंसिपल. बिल्कुल, लेकिन कोऑपरेशन है ज़रूरी, ये पता है, लेकिन कोऑपरेशन इज नॉट अमंग द मैनेजमेंट प्रिंसिपल. इट इज नॉट अमंग द मैनेजमेंट प्रिंसिपल. ह्यूमन एस्पेक्ट का थोड़ा सा पोर्शन कम है मैनेजमेंट में, ये बात याद रखिएगा. मतलब है बेस ह्यूमन पर ही, बट कोऑपरेशन वगैरह जो होता है ना, वैसा उतना ज़्यादा नहीं है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट? प्लानिंग पता है, स्टाफिंग पता है, बजटिंग पता है. प्रॉफिट अर्निंग क्या मैनेजमेंट का काम है? नहीं. सो आंसर विल बी बी. प्रॉफिट नॉट अब पूछा गया, याद रखिएगा. क्वेश्चन इसीलिए ढंग से पढ़िएगा कि नॉट पूछा गया, कि वही चीज़ पूछी गई है, ठीक है. सो द करेक्ट आंसर विल बी बी. विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ सब्सिडरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट? इज नॉट अ सब्सिडरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट. द करेक्ट आंसर विल बी सब्सिडरी फंक्शन, नॉट अ सब्सिडरी. डिसीजन मेकिंग है, इनोवेशन है, कम्युनिकेशन है. मोटिवेशन क्या फंक्शन है? सब्सिडियरी फंक्शन नहीं. इस तो मोटिवेशन विल नॉट बी अ सब्सिडियरी फंक्शन. इसमें ज़्यादा एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है, इसलिए मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा. जहाँ पर एक्सप्लेनेशन की जरूरत थी, आई टुक अ लॉट ऑफ टाइम टू एक्सप्लेन, ठीक है. सो हु इज नोन एज फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट? अब मैं बार बार अब क्या ही बोलूँ, कौन है फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, ठीक है. मैं इसको बार बार क्यों लेकर के आऊँ, ताकि आपको रट जाए चीज़, ठीक है. सो द करेक्ट आंसर विल बी कौन है? टेलर, ठीक है. आगे बढ़ते हैं, बिना टिक के टिक कर देते हैं. Management is the need at. Management is need at which level? Management is needed at all level. Top management is concerned with carrying suggestion upward, maintaining liaison जो भी हो with the outside world, जो भी हो, transmitting orders downward, none of the above. किसकी बात हो रही है? टॉप मैनेजमेंट की बात हो रही है. सो इट विल बी ट्रांसफरिंग ऑफ ऑर्डर. कहाँ? क्यों? क्योंकि पॉलिसीज वहीं पर बनती है, और पॉलिसी जहाँ पर बनती है वहीं से इम्प्लीमेंट होती है. सो इट विल बी
transmitting orders downward. Management is called process. Management is called process because it is applicable to the manufacturing process. It is relevant for social organization. It involves series of action, all of the above. So अब देखिए, प्रोसेस इज कॉल्ड अ प्रोसेस, मैनेजमेंट इज कॉल्ड अ प्रोसेस. प्रोसेस इसको क्यों कहा जाता है? तो ये मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस से संबंध है? नहीं. इट इज़ रेलिवेंट फॉर सोशल ऑर्गेनाइजेशन, ऐसा कहीं पर कुछ नहीं. इट इन्वॉल्व सीरीज ऑफ एक्शन. दिस इज द करेक्ट आंसर. इट इन्वॉल्व अ सीरीज ऑफ एक्शन. प्रोसेस मतलब क्या होता है? पहले ये करेंगे, फिर ये करेंगे, फिर ये करेंगे. पहले हम सिलेबस कंप्लीट करेंगे, उसके बाद रिवाइज करेंगे, उसके बाद हम लोग टेस्ट देंगे. ये क्या है? सीरीज ऑफ एक्शन है. ये क्या है? पूरा टास्क कौन सा है? मैनेजमेंट का ही टास्क है. ठीक है. सो सोशल ऑर्गेनाइजेशन में क्या ये वैलिड रहेगा? नहीं, ज़रूरी नहीं है. पहले ऐसा थोड़ा, पहले आप उनको पढ़ाओगे, फिर आप उनको रिवाइज कराओगे, फिर उनके बाद टेस्ट लोगे. सोसाइटी में मामा चाची के साथ नहीं ना. तो हर एक जगह पर ये चीज़ वैलिड नहीं रहेगी. एडमिनिस्ट्रेशन इज पॉलिसी मेकिंग एक्टिव डायरेक्शन टू गेट थिंग्स डन, एग्जीक्यूटिंग द टॉप पॉलिसी. सो एडमिनिस्ट्रेशन इज नथिंग बट पॉलिसी मेकिंग. एडमिनिस्ट्रेशन का काम क्या होता है? पॉलिसी मेकिंग का. मेन काम क्या रहता है? पॉलिसी मेकिंग का. आप कहोगे सर इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में पॉलिसी मेकिंग का, पॉलिसी डायरेक्टिंग होती है, लेकिन अब वहाँ पर मत घुसिएगा वरना अंदर तक डीप में जाना पड़ेगा फिर. मैनेजमेंट इज टैंजिबल, इंटेंजिबल एंड दिस इज एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन. मानो चाहे ना मानो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. मैं वापस लिख दूँ. मैनेजमेंट इज टैंजिबल और इंटेंजिबल. करेक्ट आंसर इज इंटेंजिबल. अब जिसको इंटेंजिबल का मतलब पता है मेक श्योर करिए, कमेंट करिए. ठीक है. इंटेंजिबल का मतलब क्या होता है? और नहीं पता तो गूगल करिए. इससे क्या होगा? इससे आपकी रिटेंशन बढ़ेगी. मैं इसीलिए नहीं बता रहा हूँ. मिडिल मैनेजमेंट कौन कौन कंसिस्ट करता है? मिडिल मैनेजमेंट में कौन इंक्लूड हो जाता है? सो कंसिस्ट ऑफ डिपार्टमेंटल मैनेजर. हाँ. मोटिवेट्स लोअर मैनेजमेंट. बिल्कुल हाँ. सो करेक्ट आंसर विल बी बोथ ए एंड बी. टॉप मैनेजमेंट कंसिस्ट ऑफ क्या? सेल्स मैनेजर टॉप मैनेजमेंट में आएगा? नहीं. पर्सनल मैनेजर नहीं. फाइनेंस मैनेजर नहीं. बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव. कोऑर्डिनेशन मीन्स, व्हाट डज कोऑर्डिनेशन मीन? कोऑर्डिनेशन मीन्स मतलब क्या? एक साथ ही हाथ बढ़ाना, वही कोऑर्डिनेशन होता है. ऑर्गेनाइजिंग एक्टिविटी, डायरेक्टिंग एक्टिविटी, सिंक्रोनाइजिंग एक्टिविटी, बोथ ए एंड बी. सो द करेक्ट आंसर विल बी सिंक्रोनाइजिंग एक्टिविटी. साथ ही हाथ बढ़ाना. देखा ना, एक पत्थर को एक जगह से दूसरी जगह भेजना होता है, एक पत्थर को दूसरे बंदे के पास फेंकते, ऐसे होता है ना. इसने उठा के इसको दिया, इसने उठा करके इसको दिया. दिस सिंक्रोनाइज एक्टिविटी है ना. आप देखते हो बड़े लय ताल के साथ ये चीज़ें चलती है. दैट इज कोऑर्डिनेशन. एडमिनिस्ट्रेशन इज एन एक्टिविटी एट ऑल लेवल, बोथ एंड वी. हाँ देखा है. एडमिनिस्ट्रेशन की बात करेंगे. एडमिनिस्ट्रेशन की बात हो रही, सॉरी मैनेजमेंट की बात नहीं हो रही. मैं थोड़ा सा लाइट ले गया था. इट इज़ एट हायर लेवल ऑनली. इट इज़ एट हायर लेवल ऑनली. एडमिनिस्ट्रेशन मतलब क्या? पॉलिसी मेकिंग. और पॉलिसी मेकिंग जहाँ कहीं भी आएगा वहाँ पर क्या हो जाएगा? वो हायर लेवल पर ही होगा. द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट इज एसेंस. एसेंस मतलब क्या होता है? एथिक्स का एसेंस क्या था? याद आया कुछ वर्ड? एसेंस, मूलभूत चीज जिसके बिना वो कुछ नहीं. एसेंस क्या है मैनेजमेंट का? एसेंस मैनेजमेंट का है कोऑर्डिनेशन. एसेंस क्या है? कोऑर्डिनेशन. ठीक है. ओके. Which of the following is not true? Management is a social process. Management is universal. Management is an art. Management is always bureaucratic. क्या पूछेगा? Not true. Not true. Always bureaucratic is not true. Is a social process. हाँ, that may be a case. Management is universal. Yes. हर जगह पर मैनेजमेंट इज एन आर्ट कह सकते हैं. मैनेजमेंट इज बोथ एन आर्ट एंड साइंस. ठीक है. मैनेजमेंट इज ऑलवेज ब्यूरोक्रेटिक जरूरी नहीं है, हमेशा नहीं होगा. कुछ लोग ट्रिक बताते हैं ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए. जब कभी भी ऐसे बहुत तगड़े स्टेटमेंट आ जाए, ऑलवेज, ठीक है, दिस इज नॉट वैलिड फॉर एवरी, या रिपीटेडली, ऐसे करके कुछ वर्ड्स बता देते हैं, ट्रिक्स बताते हैं कि ये चीज़ें तो होंगी ही नहीं, पॉसिबल ही नहीं, नॉट वाले में आ जाती हैं. सो अभी उन ट्रिक्स के पीछे मत पड़िए. डैश इज डिफाइंड एज द फंक्शन ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू पीपल. क्या कहते हैं? पीपल से काम निकलवाने को. उसको क्या कहेंगे? उसको कहेंगे मैनेजमेंट. उसको क्या कहेंगे? मैनेजमेंट. मैनेजमेंट इज डैश फंक्शन. कौन सा फंक्शन है? डायनेमिक, कंट्रोलिंग, डायरेक्टिंग, प्लानिंग. सो मैनेजमेंट इज नथिंग बट अ डायनेमिक फंक्शन, रेगुलरली चेंजिंग.
sorry, is a dynamic. Administration is a मैनेजमेंट, प्लानिंग, डायरेक्टिंग, ऑल ऑफ दी अबव. अब एडमिनिस्ट्रेशन की बात आई है. एडमिनिस्ट्रेशन इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ मैनेजमेंट इटसेल्फ. एडमिनिस्ट्रेशन करना, ठीक है. ओके. द टर्म हायरार्की इम्प्लाइज, हायरार्की मतलब एक के नीचे एक कैसे काम करना, ठीक है. डिपार्टमेंटलाइजेशन, अ डेफिनेट रैंकिंग ऑर्डर, स्पेशलाइजेशन. सो हायरार्की रिप्रेजेंट्स, हायरार्की क्या होती है? हायरार्की विल बी अ डेफिनेट रैंकिंग ऑर्डर, अ डेफिनेट रैंकिंग ऑर्डर, ठीक है. द मेन एम ऑफ टेलर टू improve labor relation, improve productivity, to attempt a general theory of management, none of the above. सो भैया टेलर का क्या था? टेलर ने एक एम, मेन क्या था? मेन एम था टू इम्प्रूव प्रोडक्टिविटी, टू इम्प्रूव प्रोडक्टिविटी. इसी के लिए टेलर ने बुक लिखी थी. अब उस बुक का क्या नाम था? मेक श्योर करिए, कमेंट करिए, वरना वो सब बताने जाएंगे बहुत, उसमें टाइम लगता है. द मेथड स्टडी, मेथड स्टडी के बारे में बात करेंगे. मेथड स्टडी इज, मेथड स्टडी इज व्हाट? आप ये क्वेश्चन पढ़िए जरा. थोड़ा सा मैं पानी पी लूं. Method study is a preliminary survey of production, study of the movement of a work, study of operational efficiency, all of the above. Now, मेथड स्टडी के बारे में हमने बात किया था कि एक परफेक्ट वे फाइंड करने के तरीके को हम लोग क्या कहते हैं? मेथड स्टडी कहते हैं. वन वे टू डू अ टास्क. अभी कुछ देर पहले ही क्वेश्चन में देखा था. सो ऑब्वियस सी बात है कि इट विल बी रिलेटेड विथ योर प्रोसेस इटसेल्फ. वन वे टू कंप्लीट अ टास्क, ठीक है. मेथड स्टडी उसमें आएगा, किस तरीके से कर सकते हैं. इट विल बी रिलेटेड टू अ प्रोसेस इटसेल्फ. जहाँ कहीं पर भी मेथड स्टडी की बात आती है, ये बहुत प्रिलिमिनरी स्टेज पे होता है. पहली चीज़ ये नोट कर लीजिए. नेक्स्ट, या मूवमेंट ऑफ अ वर्क. मूवमेंट ऑफ वर्क इज जनरली कम्स अंडर योर मोशन स्टडी, योर मोशन स्टडी, ठीक है. और एफिशिएंसी के बारे में बात नहीं होगी, ऑपरेशनल एफिशिएंसी के बारे में बात नहीं होगी. क्यों? क्योंकि इट इज़ अ स्टडी ऑफ नॉट एफिशिएंसी बट ऑफ अ प्रोसेस, ऑफ अ प्रोसेस. सो इट वोंट बी स्टडी ऑफ ऑपरेशनल. ऑल ऑफ दी अबव तो कतई नहीं हो सकता, ठीक है. हेनरी फ्योल इज वेल नोन एज, हेनरी फ्योल इज वेल नोन एज, ऑब्वियस बात है भैया, एज अ फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, एज अ फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट. यूनिटी ऑफ कमांड एम्प्लाइज, यूनिटी ऑफ कमांड एम्प्लाइज क्या एम्प्लाई करता है? यूनिटी ऑफ कमांड, यूनिटी ऑफ कमांड एम्प्लाइज. पहला क्या है? अ सबॉर्डिनेट शुड रिसीव ऑर्डर फ्रॉम ऑल द सुपीरियर. क्या ये चीज़ कहता है? नहीं भैया नहीं. अभी कुछ देर पहले बात किए थे भाई, फोरमैनशिप वाला नहीं चाहिए. इंडिविजुअल मस्ट सेक्रीफाइस इन द लार्ज इंटरेस्ट, सेक्रीफाइस करने की बात की थी. नहीं. बी अकाउंटेबल टू वन एंड ओनली वन सुपीरियर. दिस इज व्हाट इज यूनिटी ऑफ कमांड इज. पर्पस ऑफ टाइम स्टडी, टाइम स्टडी क्यों कहते हैं? टाइम स्टडी इसलिए करते हैं ताकि ताकि क्या किया जा सके? टू रिमूव वेस्टेज ऑफ टाइम, टू गिव टाइमली असिस्ट, टू डिटरमाइन फेयर डेज वर्क, वॉचिंग टाइम. ऐसा कुछ नहीं वॉचिंग टाइम भैया, कोई स्क्रीन टाइम वाला तो फंडा है नहीं, तो दिस वोंट बी द करेक्ट आंसर, ठीक है. टू डिटरमाइन फेयर डेज वर्क विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है. टू डिटरमाइन फेयर डे वर्क. अरे वो पहले पंच कार्ड आते ना, आप इतने बजे आए, इतने बजे गए, सो कितना टाइम का काम काम किया, उसी टाइम का आपको पर्टिकुलर पैसा मिले. द साइंटिफिक टेक्निक ऑफ टास्क सेटिंग इज नोन एज. टास्क सेटिंग का साइंटिफिक नेम क्या था? ठीक है. द साइंटिफिक टेक्निक ऑफ टास्क सेटिंग, साइंटिफिक टेक्निक इज टास्क सेटिंग के कौन से? टाइम स्टडी, टाइम स्टडी. साइंटिफिक एनालिसिस ऑफ वर्क अंडर साइंटिफिक मैनेजमेंट रिक्वायर्स टाइम स्टडी, मोशन स्टडी. टाइम स्टडी, मोशन स्टडी, दोनों का दोनों ही रहेगा. एक सेकेंड. साइंटिफिक एनालिसिस ऑफ वर्क अंडर साइंटिफिक मैनेजमेंट, इट विल बी
यस, बोथ ए एंड बी. Authority refers to getting work done, right to get work done, being in a managerial position, and scalar chain. So authority मतलब क्या होता है? Authority मतलब होता है कि एक पर्टिकुलर बंदे को अथॉरिटी मिल चुकी है, पूरी तरीके से अथॉरिटी मिल चुकी है. सो इट विल बी टू गेट द वर्क डन. ठीक है, राइट टू गेट द वर्क डन इज टू गेट द वर्क डन, गेटिंग वर्क डन. ठीक है, राइट होगा, सॉरी, दिस विल बी राइट टू गेट द वर्क डन. उसको राइट मिल जाता है ये चीज़ काम करने का. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इन्वॉल्व्स इन प्लानिंग प्रोसेस? सेलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्टिव, डिटरमाइन द वे टू अचीव ऑब्जेक्टिव. ऑब्वियस सी बात है, दोनों चीज़ें आप प्लानिंग में निर्धारित कर देते हैं. ठीक है, एक सेकेंड. So the correct answer will be both A and B. Which among the following is a single use plan? Single use plan कौन सा है? बजट. द करेक्ट आंसर विल बी बजट. हम लोग देख चुके थे. ठीक है, डैश इज अ टाइम टेबल ऑफ वर्क. टाइम टेबल ऑफ वर्क किसे कहते हैं? टाइम टेबल ऑफ वर्क हम लोग कहते हैं किसको? एक पर्टिकुलर शेड्यूल को कहते हैं. शेड्यूल बना लो पढ़ने का, लिखने का. सो इट विल बी शेड्यूल. Which among the following is not an element of coordination? Integration, balancing, proper timing, directing. कोऑर्डिनेशन का इसमें से कौन सा पार्ट नहीं है? द करेक्ट आंसर विल बी डायरेक्टिंग. क्यों? क्योंकि वहां पर कोई आप कोऑर्डिनेट कर रहे हो, आपस में कोऑर्डिनेट कर रहे हो, किसी किसी की उसमें नहीं कर रहे हो, आप आपस में ही कोऑर्डिनेट कर रहे हो. इट विल क्या होता है? लयबद्ध तरीका जो होता है ना, प्रॉपर टाइमिंग, बैलेंसिंग और इंटीग्रेशन एक साथ काम करना. सो डायरेक्शन उसमें नहीं आता. फाइंड द ऑड वन आउट. गोल्स, ऑब्जेक्टिव, पॉलिसीज, मोटिवेशन. बताइए इस क्वेश्चन का आंसर बताइए. द क्वेश्चन है 75. कमेंट करिए इस क्वेश्चन के आंसर को. गोल्स, ऑब्जेक्टिव, पॉलिसीज, मोटिवेशन. बजट, सॉरी स्पेलिंग मिस्टेक, वापस से टाइपिंग मिस्टेक. इज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ प्लानिंग ओनली, कंट्रोल ओनली? बोथ प्लानिंग एंड कंट्रोल. बोथ प्लानिंग एंड कंट्रोल. क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? द करेक्ट आंसर विल बी बोथ प्लानिंग एंड कंट्रोल, जो मैं बोल रहा था. डैश और आर द प्रिस्क्राइब्ड गाइडलाइंस फॉर कंडक्टिंग एन एक्शन. फॉर कंडक्टिंग एन एक्शन, एक पर्टिकुलर एक्शन को कंडक्ट करने के लिए गाइडलाइन कौन सी होगी? इट विल बी कॉल्ड एज योर पॉलिसी. इट विल बी कॉल्ड एज योर पॉलिसी, नॉट अ मेथड. प्रोसेस के बारे में बात नहीं है, पूरे एक्शन के बारे में बात हो रही है. सो इट विल बी योर पॉलिसी. द करेक्ट आंसर विल बी पॉलिसी. द पर्पज एंड द एम फॉर विच द ऑर्गेनाइजेशन इज सेटअप एंड ऑपरेट इज कॉल्ड. किस पर्पज के साथ, किस मकसद के साथ एक ऑर्गेनाइजेशन खड़ी हुई है और ऑपरेट कर रही है, उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं ऑब्जेक्टिव कहते हैं. उसको क्या कहते हैं हम लोग? ऑब्जेक्टिव कहते हैं. ठीक है, ये पेन नहीं चल रही है. करेक्ट आंसर विल बी ए. ओके. प्लानिंग प्रोसेस बिगिंस विथ सेटिंग ऑब्जेक्टिव. ऑब्वियस बात है, पहला स्टेप कौन सा होगा? बिगिंस विथ. पहला प्रोसेस ये होगा, सेटिंग ऑब्जेक्टिव. उसके बाद हम लोग अल्टरनेटिव वगैरह के बारे में सोचेंगे. इट इज़ अ फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट विच रिफर्स टू द प्रोसेस ऑफ इंटीग्रेटिंग द एक्टिविटीज ऑफ डिफरेंट यूनिट्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशन गोल. इंटीग्रेटिंग द एक्टिविटी, कई सारी एक्टिविटीज को आपस में मिला देना. इंटीग्रेटिंग द एक्टिविटीज ऑफ डिफरेंट यूनिट्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशन गोल. ठीक है, टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशन गोल. तो आंसर क्या? एक्चुएटिंग, कंट्रोल, कोऑर्डिनेशन एंड प्लानिंग. सो इसके लिए करेक्ट ऑप्शन कौन सा? कोऑर्डिनेशन. आपस में इंटीग्रेट करना, लयबद्ध तरीके से काम करना, डिफरेंट यूनिट्स को एक साथ में, ताकि ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव किया जा सके. प्लानिंग नहीं आएगी, इट विल बी कोऑर्डिनेशन. प्लानिंग क्या होता है? ये सारे छोटे क्वेश्चन हैं, बट ये सारे छोटे क्वेश्चन जो हैं ये क्या आपके
जो बेसिक, जो आपकी बहुत माइन्यूट डिटेल होती है ना, उसको कवर अप करने के चांसेस बढ़ा देती है। ठीक है। सो प्लानिंग इज व्हाट, प्लानिंग इज आगे भी देखना पीछे भी देखना, मतलब पॉजिटिव एस्पेक्ट भी देखना और निगेटिव एस्पेक्ट भी देखना। मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव इज कॉल्ड, क्या मैंने डी ऑप्शन दिया नहीं, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव इज कॉल्ड गोल ओरिएंटेड, वर्क ओरिएंटेड, इट विल बी योर गोल ओरिएंटेड, हमेशा कहाँ रहेगा, गोल ओरिएंटेड। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एमबीओ, दिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, एमबीओ का क्या होगा, मैनेजमेंट बाय अपॉर्चुनिटी, मेथड बाय अपॉर्चुनिटी, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव, मेथड बाय ऑब्जेक्टिव। ऑब्वियस सी बात है, अब ये चीज़ मैंने क्लास में बताई थी, इट विल बी मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव। अगर कुछ नहीं भी पढ़ा होगा, बेसिक मैनेजमेंट के बारे में पता होगा, तब भी पता कि ऑब्जेक्टिव डीलिंग के लिए किया जाता है, ऑब्जेक्टिव अचीव करने के लिए किया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सेट टू बी अ फीचर ऑफ कोऑर्डिनेशन, इनमें से कौन सा कोऑर्डिनेशन का फीचर नहीं होता है, कौन सा कोऑर्डिनेशन का फीचर नहीं होता है। ठीक है, मैनेजेरियल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रोवाइड्स डिफरेंट फंक्शन, रेलिवेंट ऑफ ग्रुप एफर्ट नॉट अ सेपरेट फंक्शन। ठीक है, फीचर नॉट सेट टू बी अ फीचर ऑफ कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन का फीचर नहीं है। मैनेजेरियल रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी। प्रोवाइड्स डिफरेंट फंक्शन, ये कहाँ पर आ जाता है, डायरेक्शन में आ जाता है। क्या डायरेक्शन कोऑर्डिनेशन का पार्ट है, नहीं, डायरेक्शन कोऑर्डिनेशन का पार्ट नहीं है। सो बी विल बी नॉट टू बी अ फीचर। प्लानिंग इज pervasive, futuristic, continuous, and all of these. So planning is nothing but all of this. It should be pervasive, it should be futuristic, and it should be continuing. Planning involves what, future course of action, review of past performance, उसके बाद एनालिसिस ऑफ पॉलिसीज। तो ऑब्वियस सी बात है, करेक्ट आंसर विल बी क्या होगा, प्लानिंग क्या होगी, प्लानिंग में रिव्यू ऑफ पास्ट परफॉर्मेंस देखेंगे या एनालाइज करेंगे पॉलिसीज को, पॉलिसी एनालिसिस ऑफ पॉलिसी जो भी हुए हैं, या इनमें सब कुछ, या फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन। आप देखिए, बहुत सोच समझ करके इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट में कर दीजिएगा। द क्वेश्चन नंबर इज 86, द क्वेश्चन नंबर इज 86। प्लानिंग प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन टू आउटसाइडर, बेसिस ऑफ फॉर रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन, पर्पस एंड डायरेक्शन फॉर ऑल पर्सन। ठीक है, अब प्लानिंग प्रोवाइड क्या करेगा, प्लानिंग प्रोवाइड क्या करेगा, डायरेक्शन फॉर ऑल पर्सन, क्या है मकसद और किस तरीके से कर सकता है, हर एक बंदे की क्या उसका रोल रहेगा। सो प्लानिंग प्रोवाइड्स दैट पर्टिकुलर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑपरेशनल प्लानिंग इज अंडरटेकन एट, ऑपरेशनल प्लानिंग कहाँ पर होगा, ऑपरेशन प्लानिंग हमेशा और हमेशा कहाँ पर किया जाएगा, हमेशा लोअर लेवल पे किया जाएगा ऑपरेशन की प्लानिंग। क्यों, क्योंकि ऑपरेशन करने वाले वर्कर्स होते हैं और उन वर्कर्स को मैनेज कौन करता है, फर्स्ट लेवल का, या यूं कह लीजिए लोअर लेवल का मैनेजर, लोअर लेवल का मैनेजर। डैश आर गाइड्स टू एक्शन, कौन सा है भाई, गाइड्स ऑफ एक्शन। ठीक है, सो स्ट्रैटेजी, प्लानिंग, पॉलिसी, प्रोसीजर। अब देखिए, स्ट्रैटेजी आर गाइड्स टू एक्शन नहीं, प्लानिंग आर गाइड्स टू एक्शन नहीं, पॉलिसीज आर गाइड्स टू एक्शन यस, दे आर गाइड्स, ये गाइड करते हैं, ये करवाते नहीं है, दीज आर जस्ट गाइड फॉर देम। ठीक है, सो पॉलिसीज विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। डैश एज अ स्पेशल टाइप ऑफ प्लान प्रिपेयर्ड फॉर मीटिंग द चैलेंजेस ऑफ कॉम्पिटिटर्स एंड अदर एनवायरमेंटल फैक्टर, क्या हुआ, is a special type of plant prepared for the meeting the challenges of competitors and other environmental forces। हाँ, अब ऐसे केसेस के लिए जहाँ पर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, मतलब किसी और कंपनी के साथ में आपका कंपटीशन है, सो ऐसे केसेस में आप क्या करोगे, आप स्ट्रेटेजाइज करोगे, आप पॉलिसी पर नहीं दोगे, आप ऑब्जेक्टिव नहीं, प्रोसीजर नहीं, आप स्ट्रेटेजाइज करोगे कि किस तरीके से मैं, जो मेरी विरोधी कंपनी है, उसको किस तरीके से मैं ओवरटेक कर सकता हूँ। ठीक है, dash are the goals established to guide the efforts of a company and each of its component। ठीक है, सो देखिए, अब कौन कौन सा गोल्स इस्टेब्लिश टू गाइड द एफर्ट्स ऑफ द कंपनी, किसका बात हो रही है, कौन से ऐसे गोल्स है जो इस्टेब्लिश्ड है पहले से। ठीक है, जो इस्टेब्लिश है पहले से,
सो देखिए क्या है, ऑब्जेक्टिव्स आर द गोल्स दैट आर स्टैब्लिश टू गाइड द एफर्ट्स ऑफ द कंपनी, कि भाई आप सही जा रहे हो कि नहीं जा रहे हो, आपको CSIR क्रैक करना है, ठीक है। सो आपका ऑब्जेक्टिव क्या है कि सारे पेपर में बढ़िया मार्क्स इसको हासिल करना, ठीक है, तभी तो आप कट ऑफ क्लियर कर पाओगे। सिमिलर वे में वो आपके छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव बात रहते हैं जो बाद में चल करके गोल हो जाता है। सो द करेक्ट आंसर विल बी ऑब्जेक्टिव, या यूँ कह लीजिए गोल्स छोटे होते हैं ऑब्जेक्टिव बड़े होते हैं, ऐसे करके आप कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, डैश इज ऑल्सो नोन एज मैनेजमेंट बाय रिजल्ट। मैनेजमेंट बाय रिजल्ट, मैनेजमेंट बाय रिजल्ट, मैनेजमेंट बाय सबॉर्डिनेट, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव, मैनेजमेंट बाय आर्ट, मैनेजमेंट बाय प्लानिंग। सो मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव जो होता है वो क्या होता है, मैनेजमेंट बाय रिजल्ट। क्यों? क्योंकि आपका ऑब्जेक्टिव आपको अगर पता है, रिजल्ट आपको पता है, तो आप उसके लिए काम कर सकते हैं। सो मैनेजमेंट बाय रिजल्ट इज ऑल्सो नोन एज मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव। Coordination refers to the description of the behavior and relationship of the organization vertical, horizontal, procedural. Now this is an important question, थोड़ा सा ट्रिकी है यहाँ पर। वापस देखिए, कोऑर्डिनेशन रिफर्स टू द डिस्क्रिप्शन ऑफ बिहेवियर एंड रिलेशनशिप ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। कोऑर्डिनेशन में काम करना, एक लयबद्ध तरीके से, एक सही तरीके से काम करना, वो काम करना किस डिस्क्रिप्शन में होता है, वर्टिकल में, हॉरिजॉन्टल में, प्रोसीजरल में, सब्सटैंटिव में। सो द करेक्ट आंसर विल बी प्रोसीजरल, द करेक्ट आंसर विल बी प्रोसीजरल, ठीक है। डैश इज द सिस्टमैटिक वे ऑफ हैंडलिंग रेगुलर इवेंट, वे ऑफ हैंडलिंग रेगुलर इवेंट, प्रोसीजर, रूल्स, पॉलिसीज, स्ट्रेटेजी। सो हैंडलिंग रेगुलर इवेंट्स की बात हो रही है, सिस्टमैटिक वे है। सिस्टमैटिक वे मतलब क्या होगा, या तो रूल होगा, या तो प्रोसीजर होगा, या तो स्ट्रेटेजी होगा, पॉलिसीज तो होगा ही नहीं, कोई सिस्टमैटिक वे, ठीक है, कोई सिस्टमैटिक वे है। सो इट विल बी, क्योंकि रेगुलर इवेंट्स हैं, बार बार हो रहे हैं, सो इट विल बी प्रोसीजर, इट विल बी प्रोसीजर। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट द प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यूनिटी ऑफ ऑब्जेक्टिव, स्पेशलाइजेशन, स्पैन ऑफ कंट्रोल एंड इनिशिएटिव। सो ऑब्वियस बात क्या, इनिशिएटिव इज नॉट प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, इनिशिएटिव का कहीं पर भी नाम नहीं है, ऑब्जेक्टिव्स आर प्री डिसाइडेड, ठीक है। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, नॉट अ टाइप ऑफ और फॉर्म्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, फॉर्मल, प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन, कमिटी ऑर्गेनाइजेशन, लाइन ऑर्गेनाइजेशन। सो ऑब्वियस सी बात क्या, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन इज नॉट अ टाइप और फॉर्म ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। in a line organization which among the following will not work directly under the general manager, जनरल मैनेजर के अंडर में कौन काम नहीं करेगा, ठीक है। जनरल मैनेजर के अंदर में कौन काम नहीं करेगा, वर्क मैनेजर, पर्सनल मैनेजर, सेल्स मैनेजर। फोरमैन विल नॉट वर्क डायरेक्टली अंडर जनरल मैनेजर। फोरमैन क्या है, फर्स्ट लेवल का है, फर्स्ट लेवल में वर्कर है, देखा जाए तो फर्स्ट लेवल में वर्कर है। सो जो जनरल मैनेजर उसके नीचे क्या होंगे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैनेजर होंगे, बट फोरमैन नहीं होगा, नॉट वर्क, ठीक है। विच स्कॉलर इंट्रोड्यूस द फंक्शनल टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फंक्शनल टाइप किसने इंट्रोड्यूस करवाया था, फंक्शनल टाइप किसने इंट्रोड्यूस कराया था। सो इट वॉज टेलर हु इंट्रोड्यूस फंक्शनल टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, फंक्शनल टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। Which of the following is true? There is scope for civilization in there is a scope for civilization in inline organization. It is difficult to fix responsibility in inline organization. The line of authority in inline organization is vertical, and the line organization is only suitable for large scale production. So देखिए, इट विल बी, लाइन ऑर्गेनाइजेशन जो होता है वो हमेशा वर्टिकल होता है, हमेशा इनलाइन ऑर्गेनाइजेशन इज वर्टिकल, ठीक है। लाइन ऑफ अथॉरिटी
हमेशा क्या होगी, वर्टिकल होगी, इन लाइन में, ठीक है। हुज डेफिनेशन ऑफ अथॉरिटी इज द राइट टू गिव ऑर्डर्स एंड पावर्स टू एग्जैक्ट ओबीडियंस। ये किसने कहा था, देखिए वापस से किसकी डेफिनेशन है ये, ठीक है। हुज अथॉरिटी, किसके बारे में बात हो रही है, हुज डेफिनेशन अथॉरिटी इज द राइट टू गिव ऑर्डर, इट वॉज गिवन बाय हेनरी फेयोल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज राइट अबाउट अथॉरिटी, इज राइट अबाउट अथॉरिटी। अथॉरिटी इज इनफॉर्मल, नॉट अचीव ऑर्गेनाइजेशनल गोल, ऐसा तो कहीं नहीं है। राइट अबाउट अथॉरिटी के बारे में बात है, नॉट अचीव ऑर्गेनाइजेशनल गोल गलत है। देयर इज एग्जिस्टेंस ऑफ राइट, कैनॉट बी डेलीगेटेड, सो द करेक्ट आंसर विल बी देयर इज एग्जिस्टेंस ऑफ राइट, देयर इज एग्जिस्टेंस ऑफ राइट। अब ये क्यों है, कैसे है, ये कभी और बताऊंगा क्योंकि अभी समय बहुत ज़्यादा कम है। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ अकाउंटेबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी टाइप का लेना, अकाउंटेबल रहना हर एक चीज का, ठीक है। कैन बी डेलीगेटेड, ऑलवेज अपवर्ड, यूनिटरी, शुड बी स्पेसिफिक स्टैंडर्ड। अब देखिए नॉट अ फीचर बोला गया, अकाउंटेबिलिटी का इनमें से कौन सा फीचर नहीं है। कैन बी डेलीगेटेड इज नॉट अ फीचर ऑफ अकाउंटेबिलिटी। डेलीगेशन का मतलब बता दीजिएगा आप कमेंट करके, ठीक है, कमेंट करके आप बता दीजिएगा। अब देखिए आई विल एंड दिस पर्टिकुलर लेक्चर हियर इटसेल्फ, ठीक है, क्यों, क्योंकि थोड़ा सा तबीयत नहीं सही लग रही और आई थिंक इट इज़ मोर देन एन आवर सिंस रिकॉर्डिंग, सो मैं भी काफ़ी थक गया हूँ, इट्स मोर देन 1:30, सो इट्स अ रिक्वेस्ट, मैं यहीं पर एंड कर रहा हूँ। इट इज़ 103 स्लाइड्स आई हैव कवर्ड। अभी देखिए 37 तक मैंने प्रिपेयर किया था, 36 तक, सो इट इज़ मोर देन 100+ क्वेश्चन, ठीक है। इफ़ यू हैव अंडरस्टूड इट, इफ़ यू हैव लाइक दिस पर्टिकुलर टीचिंग स्टाइल, प्लीज़ मेक श्योर टू हिट द लाइक बटन एंड ऑल्सो जो भी क्वेश्चन मैंने पूछे हैं उसको कमेंट करिएगा। और बाकी मैं नेक्स्ट 100+ क्वेश्चन मैं नेक्स्ट लेक्चर में लेकर के आऊँगा, इससे भी ज़्यादा अच्छे लेकर के आऊँगा, ठीक है। और उम्मीद होगी कि आज शाम तक या रात तक मैं उसको अपलोड कर दूँ, उम्मीद तो यही करूँगा, ठीक है। सो योर लाइक्स and your comments are only the feedback and support for me, so it's a request to you all, please make sure करिए to just hit the like button and comment your views, whatever the question which you don't understand, please comment it down, टेलीग्राम पर मैसेज करके पूछ लीजिए, ईमेल जीमेल दे रखा हूँ उस पर ईमेल करिए, पूछ लीजिए, ठीक है। सो क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया बोलते बोलते एंड आई एम रियली एग्जॉस्टेड टू बी ऑनेस्ट, सो आई वुड एंड दिस पर्टिकुलर लेक्चर हियर इटसेल्फ। Sorry for that, sorry for my exhaustion, and thank you so much for watching till here. We will continue it in the next lecture, जो ये वाले बचे हुए क्वेश्चन हैं and others also, okay. So thank you so much for watching, have a very happy preparation, जय हिंद जय भारत, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत ढेर सारा ख्याल रखिए, ठंड अभी पड़ रही है, सो अपना ख्याल रखिए, अच्छे से पढ़ाई करिए, कोई डाउट या दिक्कत रहे प्लीज़ मेक श्योर करिए, कमेंट कर दीजिएगा, ओके। थैंक यू सो मच।